तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। आखिरी 1.5 घंटे में आपको मिलेगा वो सब जो आप जानना चाहते हैं ट्रेड के लिहाज से और कल की तैयारी के लिहाज से। लेकिन इस बीच कोटक महिंद्रा बैंक सबसे पहले नजर डालते हैं, उसी पर नतीजे आने के बाद स्टॉक फिसलता हुआ दिन के निचले स्तरों की तरफ आता हुआ। नतीजे उम्मीद से थोड़े से कमजोर रहे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये दबाव आप न सिर्फ कोटक बैंक पर देख रहे हैं बल्कि बैंक निफ्टी पर भी। अब बैंक निफ्टी 21,900 के लोएस्ट लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। 740 अंकों की तेज गिरावट वहां पर होती हुई दिख रही है। हालांकि निफ्टी उतना कमजोर नहीं, लेकिन 3.25% कमजोर है बैंक निफ्टी, और उसकी वजह है कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक जहां से भरपूर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो ये है इस वक्त आपके लिए बड़ा एक्शन पूरा का पूरा आता हुआ आपको नजर आएगा। तो 21,900 और इस बीच हेवल्स के रिजल्ट्स भी आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। हेवल्स के रिजल्ट्स भी हम आपके सामने रखेंगे। वायदा कारोबार का ये शेयर हेवल्स यहाँ पर भी रिजल्ट्स आने की तैयारी में। तो ढेर सारा एक्शन रिजल्ट्स के लिहाज से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ अहम लेवल तोड़ता हुआ बैंक निफ्टी 22,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं ग्रोस एनपीए 2.25% से बढ़कर 3.25% आए हैं। ये थे कोटक के रिजल्ट। लेकिन मुनाफा 63 करोड़ रुपए आया है। ये है आपके लिए हेवल्स के नतीजे। हेवल्स भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन हेवल्स के नतीजे 50 करोड़ का अनुमान था, 63 करोड़ का मुनाफा आया है। स्टॉक 601 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हेवल्स पर भी हम थोड़ा विस्तार से फोकस करेंगे। लेकिन पहला आंकड़ा जो आया मुनाफे का वो उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है इस वक्त। ये है हेवल्स के नतीजे आपके सामने। लेकिन बैंकिंग शेयर कमजोर लगातार बने हुए हैं और वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो दीप, शुरुआत में अभी जब हम आखिरी 1.5 घंटे में जा रहे हैं तो कमजोरी के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल अनिल जी, कमजोरी के साथ आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हैवेल्स के अगर मैं आपको नतीजे बता दूं तो मुनाफा 63 करोड़ का आया है। हमारा मुनाफे का अनुमान 50 करोड़ था, तो हमारे मुनाफे के हिसाब से तो अच्छा ही अनुमान आया है। और अगर आप साल दर साल देखें तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने मुनाफे में लगभग 2/3 की गिरावट देखी है। तो 66% की गिरावट है साल दर साल अगर मुनाफे के कंपैरिजन करेंगे, बट हमारे अनुमान से बेहतर मुनाफा आते हुए दिखा है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी रेवेन्यू आपका आ रहा है 1480 करोड़ रुपए का, और अगर आप उसे कंपैरेबल में देखेंगे तो फिर 2700 करोड़ के रुपए से कंपैरेबल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देख रहे हैं। और हमारा अनुमान था लगभग 1460 करोड़ का। तो अगर आप रेवेन्यू भी देखें तो अनुमान से थोड़े बेहतर है। तो थोड़े बेहतर नतीजे आए हैं जहां तक हैवेल्स का सवाल है अनुमान के मुताबिक। और ऑफ कोर्स साल दर साल अगर देखेंगे तो जरूर गिरावट का ट्रेंड आया है। पर अनिल जी, आज जरा मार्केट एक्शन पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा सर। चल क्या रहा है आज बैंक्स में? इतनी भारी भरकम आप गिरावट देखेंगे, अगर बैंक्स की तरफ देखेंगे तो लगेगा कि अब तो बहुत बुरा हाल होने वाला है मार्केट्स का, बट दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी का हाल देखेंगे तो सिर्फ 50 अंक की भी गिरावट नहीं है इस समय, वहां पे तो सब ठीक लग रहा है। कैसे एक्सप्लेन करें इतना बड़ा डाइवर्जेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज? दीप, ये बात सही है कि डाइवर्जेंस जबरदस्त है और ये डाइवर्जेंस ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला भी नहीं है। बात सिंपल है, रिलायंस 2% ऊपर है, टीसीएस आपका लगभग कितना 2-2.5% टीसीएस ऊपर है। तो निफ्टी के हेवीवेट्स जो है, जो बैंक के अलावा, वो निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली होती हुई दिख रही है, जिसे टिपिकली बाजार की भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। कि आप इंडेक्स को देखें तो आपको उतनी कमजोरी नजर नहीं आएगी, लेकिन स्टॉक्स देखेंगे तो स्टॉक्स बड़े औने पौने दामों पर आते हुए दिख रहे हैं। तो इस वक्त आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। नो डाउट बैंक निफ्टी भी अब अपने बेहद अहम सपोर्ट रेंज में एंटर करता हुआ दिख रहा है, जो कि 21,900 के आसपास का है। ब्रॉडली आप कहें तो 21,800 से 22,000 का एक वो लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट लेना चाहिए। और 23,200 का हाई बनाने के बाद 21,900 यानी कि लगभग 1200-1300 पॉइंट का एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है। अब यही वाली बात है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच कर ले जाने की कोशिश करता है, या बैंक निफ्टी फाइनली आखिरी 1.5 घंटे में आपको नीचे लाता है। इसका जवाब मैं विस्तार से अभी देने के बजाय दीप, मैं ये प्रीफर करूंगा कि डेटा देखकर मैं आपको 2:30 बजे के आसपास ये बताऊं, क्योंकि एक फील जो आ रहा है वो ये कि बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों ही में से एक 2:30 बजे आपको 2:30 बजे से 2:40 के बीच में एक निर्णायक चाल देने की कोशिश करेगा कि आज निफ्टी की मजबूती भारी पड़ेगी या बैंक निफ्टी की कमजोरी। तो मैं अपने एनालिसिस को 30 मिनट के लिए रोकना चाहता हूं और उसके बाद में विस्तार से आपको उस वक्त बताऊंगा कि फाइनली बाजार का डायरेक्शन क्या बनता हुआ दिखा है। क्या हम गहरे करेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हल्की फुल्की गिरावट से काम चल जाएगा। आइए उससे पहले भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और ले लेते हैं उनकी टॉप पिक्स। आइए भसीन साहब के लिए गूगल भसीन के हसीन शेयर।
जी वसीम साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, कौन से स्टॉक्स चुने हैं आपने क्लोजिंग शो के लिए? नहीं, पहले अनिल जी एक अपडेट दे दूं आपको। 150 रुपए पे हिंदुस्तान जी सर। 250 का 250 का टारगेट दिया था। आज वो 16 रुपए डिविडेंड दे के भी 212 हिट कर गया। तो थम्स अप टू हिंदुस्तान जिंक, जिसने आउट परफॉर्म किया पूरे इंडेक्स को और सारे स्टॉक्स को। दूसरा अपडेट आपको, फ्राइडे को एचपीसीएल दिया था 225 240 का टारगेट, वो आज 242 मार गया। आज सुबह आपको दिया था अल्ट्राटेक लॉन्ग 3815 3950 का टारगेट, आज 3880 मार गया। तो आज आप इंट्राडे बुक कीजिए 2.5%। और उसके सामने शॉर्ट दिया था 3200 पे बजाज फाइनेंस 3050 का टारगेट, 3137 मार गया, उसमें भी बुक कीजिए। पीडीलाइट आपको फ्राइडे को शॉर्ट दिया था अगेंस्ट द मार्केट 1385 88 में 1348 मार गया, उसमें भी प्रॉफिट बुक कीजिए। तो आप देख सकते हैं अगर आप हेज करके चलेंगे तो मार्केट में अलाइव भी रहेंगे और कायम भी रहेंगे। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, एक बाय एक सेल। बिल्कुल, दोनों तरफ मौके मिल रहे। जी जी सर बताएं प्लीज। तो सर बाय में मेरा स्टॉक है अगेन द ओएमसी आईओसी 94 94.5 93 रुपए का स्टॉप लॉस, 99 to 100 का टारगेट। और सेल में है 94 रुपए पे अगेन मदरसन सुमी 96 का स्टॉप लॉस, 90 का टारगेट। ओके, तो आईओसी खरीदना है और मदरसन सुमी बेचना है, ये है दो स्टॉक पर राय। तो आईओसी के लेवल्स आप नोट कर लें, यहाँ पर खरीदने की राय है 94 रुपये के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं और 93 रुपये का स्टॉप लॉस रखें 99 और 100 रुपये के टारगेट के लिए। और मदरसन सुमी को आपको बेचना है 94 के आसपास, 96 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और 90 रुपये का टारगेट रखें। तो थोड़ा ऊपर आए तो मदरसन सुमी में भी और बिकवाली आप कर सकते हैं। ये दो बेहतरीन स्टॉक हैं वसीम साहब की तरफ से आज ट्रेड करने के लिए। आपसे शुक्रिया सर। और 2:50 पर आपसे होगी फिर मुलाकात, तब मैं आपसे पूछूंगा आपकी पसंद के BTST कॉल्स, तब आपसे फिर से होगी मुलाकात। आइए अब बिगुल है, एक तो राकेश जी, कुणाल जी के लिए नहीं, कुणाल जी तो आज छुट्टी पे, राकेश जी के लिए बिगुल है और एक बिगुल है किरण जी के लिए। तो दो बिगुल, आर के चार्ट कॉर्नर और किरण का कमाल। और जॉइंट बिगुल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। और वैसे भी नए बिगुल के बाद किरण जी का बिगुल तो पहली बार ही बजा है, किरण का कमाल तो आप दोनों का पहली बार। तो स्वागत है नए बिगुल के साथ। और चूंकि आप दोनों के कॉल सेम हैं इसलिए बिगुल भी सेम बजाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में इसमें आगे निकले हैं किरण जी। तो पहले किरण जी शुरुआत आप कीजिए और उसके बाद मैं राकेश जी से लेता हूं आपके कॉल्स। जी अनिल जी, थैंक यू सो मच। बिगुल तो सही में बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, तो उसका आनंद अलग ही है। पर अभी जो बाय करना है वो है आईसीआईसीआई प्रू। आईसीआईसीआई प्रू ने बहुत अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है अनिल जी, और इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव डेटा है। 450 के कॉल ऑप्शन में लगभग 3.5 लाख शेयर्स का बैरियर था, वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं, उसकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से चल रहा है। और ये वीक आखिरी वीक है, सॉरी ये गुरुवार आखिरी एक्सपायरी का है इस महीने के लिए। अगले सीरीज में जाते हैं तो सीधा 500 में एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो इधर से लेके एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। मैंने जब बोलना चालू किया तब 455 456 का लेवल था, 458 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से 55 तक बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 449 का रहेगा, वो स्ट्रिक्ट रहेगा 449 का स्टॉप लॉस। और टारगेट्स के लिए आज के लिए या कल सवेरे तक 467 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। और अगर आप 1 से 1.5 हफ्ते का वक्त देते हैं तो मुझे लगता है कि 500 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये है आपके लिए 500 रुपए तक के टारगेट के लिए। सीधा 500 का टारगेट, बीच में कुछ है ही नहीं। तो किरण जी के बड़े बड़े टारगेट्स आते हुए इस वक्त आइए एक बार जल्दी से बंसल जी से पूछ लें उनका टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या है आईसीआईसीआई प्रू पर। बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी, मेरा चुनने का रीजन ये है, एक तो गिरते बाजार के अंदर इसके अंदर एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो आईसीआईसीआई प्रू को खरीदें। स्टॉप लॉस सेम है जो किरण जी ने दिया है, 449 का स्टॉप लॉस है, बट मेरे टारगेट छोटे हैं। पहला टारगेट 461 का है और एक बार 461 का टारगेट आए तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम का लेके आए, और दूसरा स्टॉप लॉस है 466 का। तो इन दो टारगेट्स के लिए आईसीआईसीआई प्रू को खरीदने की राय है।
ओके, 466, 461 दो छोटे टारगेट हैं आपके लिए और यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई बंसल जी की तरफ से। सोना पहली बार 52,000 के पार निकलता हुआ तो सोने के दर्शन कर लीजिए। जिन लोगों ने अंगूठियाँ पहन रखी, चेन पहन रखी है, वो आप अपने आप स्वयं दर्शन कर लें और जिन्होंने कुछ नहीं तो वो स्क्रीन पर भाव देखकर खुश हो जाएं। 52,000 के पार निकलता हुआ सोना, गोल्ड। ओके, वंडरफुल। तो ये है आपके लिए इस वक्त। आगे बढ़े, मानसी बताएं आपको इवेंट्स। उससे पहले एक बार जल्दी से मैं पहले एक पेयर ट्रेड ले लूं आशु सर से। तो आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान तैयार हैं पेयर ट्रेड के साथ। बताएं आशु सर। अनिल जी, बहुत सारे ट्रेड हैं, कुछ कमेंट्री भी है, कुछ अपडेट्स भी है, तो प्लीज आप थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाना क्योंकि टाइम कम मिलता है। राकेश जी, कुणाल जी छोड़ते नहीं है, लेकिन चीजें बहुत सारी डिस्कस करनी है। तो अनिल जी जल्दी से दो ट्रेड देता हूँ। एक तो अनिल जी लेना है एशियन पेंट, 1775 के आसपास का रेट है अनिल जी। 1775 के आसपास एशियन पेंट लेना है जिसका रेट है 1775। और अनिल जी इसमें 50 रुपए नीचे स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 100 रुपए ऊपर का टारगेट है। 1725 का स्टॉप लॉस और 1875 का टारगेट है अनिल जी। एशियन पेंट लेना है। इसके साथ अनिल जी जो पेयर ट्रेड बनाना है वो शॉर्ट करना है HDFC बैंक। HDFC बैंक अनिल जी 1080 के आसपास चल रहा है, इसको शॉर्ट करना है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और इसको, ये ट्रेड अभी ओपन है अनिल जी, अपने एपेटाइट के साथ ये प्रॉफिट बुक करना है। तो अनिल जी एक तो ये पेयर ट्रेड है और इंपॉर्टेंट है अनिल जी। देखिए बैंक्स प्रेशर के अंदर है, HDFC वैसे भी प्रेशर में है। उस दिन भी अनिल जी मैं और विश्वेश जी बैंक की मंदी में थे या मार्केट की मंदी में भी थे। बंधन बैंक भी सेल दिया था, बंधन बैंक अभी भी सेल है थोड़ा, मतलब उस दिन से तो नीचे खड़ा है, लेकिन स्टॉप लॉस नीचे करते जाए और रन करना चाहिए अनिल जी। इसके साथ बाकी स्प्रेड बाद में देता हूं, लेकिन एक ट्रेड और इंपॉर्टेंट है जो मैं दे रहा हूं और उसके बाद उसकी डिस्कशन करनी है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भारती एयरटेल। सो अनिल जी भारती एयरटेल को लेना है, अभी 558.59 का रेट चल रहा है। भारती एयरटेल बाय करना है, ये एक्सपायरी ट्रेड है और इसके अगेंस्ट अनिल जी 560 की कॉल जो कि 10 रुपए और 11 रुपए का रेट है सेल करनी है। सो अनिल जी कवर्ड कॉल है, फ्यूचर लेना है भारती का 558.59 में और 560 की कॉल जो 11 रुपए या 10 रुपए चल रही है ये आपको सेल करनी है। जो आपने 11 रुपए 10 रुपए में सेल किया यही आपका स्टॉप लॉस है। अगर भारती 550 से नीचे जाता है तो आप कॉल भी काट लेंगे और कॉल छोड़ देंगे और भारती को काट लेंगे। सो अनिल जी ये दो ट्रेड जो मैंने अभी दिए, एशियन पेंट, HDFC बैंक और भारती। लेकिन अनिल जी भारती के बारे में मुझे एक बहुत जरूरी डिस्कशन करनी है जिसमें आपने मतलब मॉडरेशन करनी है और मेरे को, मैं और किससे पूछ नहीं सकता, कुणाल जी से, बट आई एम अगेन सेइंग इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर द व्यूअर्स। पे आज कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, और किसी एक्सपर्ट्स को आप चूज कर लीजिए, पिक एंड चूज, जो भी आपको पसंद आए वो। लेकिन कुणाल जी जरूर आज छुट्टी पे हैं। आइए तब तक एक बार जल्दी से मानसी से इवेंट कैलेंडर पर नजर डाल लें। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल जी, ढेरों इवेंट्स हैं आज। नतीजे टेक महिंद्रा के और भारतीय इंफ्राटेल, साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक, इनके नंबर्स पर फोकस है। निफ्टी स्पेस में वायदा बाजार में BEL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मेरिको, एस्कॉर्ट्स जैसे नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज होगी, प्रधानमंत्री करीब 4:30 बजे कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च करने जा रहे, तो इस इवेंट पर भी नजर होगी। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट IPO आज से लेकर 29 जुलाई तक के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है। आज ये खुला है, 29 जुलाई तक ये खुला रहेगा। साथ ही M6 पर नेगेटिव वहाँ पर ट्रेडिंग की शुरुआत आज से हो चुकी है। फिनियोटेक्स केमिकल नतीजों के साथ बायबैक पर कंपनी आज सोच विचार करेगी, तो इस कंपनी के नंबर्स पर भी नजर रहेगी। साथ ही FOMC की 2 दिवसीय बैठक कल से शुरू होने जा रही है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज का राइट्स इशू कल खुलेगा, 28 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये इशू खुला रहेगा। इसके अलावा स्पेंसर्स रिटेल राइट्स इशू की कल एक्स डेट है, 29 जुलाई रिकॉर्ड डेट है, 4 से 8 अगस्त तक ये राइट इशू खुला रहने वाला है। नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, इंडसइंड बैंक जैसे नंबर्स आएंगे कल के दिन। वायदा बाजार में RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और NIT टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बुधवार के दिन कोलगेट की AGM होने जा रही है, साथ ही TVS मोटर की AGM भी होगी जिस पर नजर रहेगी। FOMC की 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन होगा, फैसला इस दिन आता दिखेगा। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीच का IPO इस दिन बंद हो जाएगा और 29 जुलाई को US की 4 दिग्गज IT कंपनीज की एंटी ट्रस्ट मामले पर सुनवाई होने जा रही है बुधवार के दिन। नतीजे बुधवार को मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज, भारतीय एयरटेल के आते हुए दिखेंगे निफ्टी स्पेस में, और वायदा बाजार में कोलगेट, मनप्पुरम फाइनेंस, TVS मोटर्स, इंडिगो जैसी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। ओके,
अच्छा आशु जी, एक तो HDFC बैंक आपने 1080 में बेचने की राय दी थी, इसके स्टॉप लॉस टारगेट बताएं, और दूसरा भारतीय पर आपको क्या डिस्कशन करना वो भी बताएं। अनिल जी अब मैं अच्छा HDFC बैंक का टारगेट अनिल जी स्टॉप लॉस तो है 1100 और बाकी अपने हिसाब से जिसको प्रॉफिट मिलता रहे वो बुक करें, क्योंकि ये हेज है एशियन पेंट के अगेंस्ट। और अगर किसी को अनिल जी फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल भी हेज करना है तो HDFC लेके HDFC बैंक बेच सकते हैं, ये भी एक अच्छा हेज है। अनिल जी भारती में मुझे अब कुणाल जी तो नहीं है, इसकी उनकी एब्सेंस में राकेश जी से पूछ लेता हूँ। अनिल जी पूछना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनिल जी भारती मतलब मैं एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ सर, चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत परेशान किया भारती ने और लोग बहुत पूछते भी हैं। अनिल जी ऐसा क्यों होता है, जबकि मेरी एक रेंज है अनिल जी, आपने इस मंथ में भी अनिल जी हमने एक स्प्रेड बनाया था 2.5 रुपए क्रेडिट डेबिट में 560-600, आज भी वो 4 रुपए 5 रुपए दे रहा है मेरे को प्रॉफिट, और पूरा महीना भारती 550-60 580-90 550-60 580-90। सो अनिल जी मेरे को ये पूछना है कि ऐसा क्या चार्ट्स में दिखता है कि 550 के आसपास सब एनालिस्ट को डिसेंडिंग ट्रायंगल दिखता है और खराब लगता है, और 580-90 के पास नहीं उसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल दिखता है और इसमें असेंडिंग ट्रायंगल दिखता है, और उसके ऊपर सबकी कॉल आ जाती है। अनिल जी ये 6 बार हो चुका है, 6 बार पिछले 1.5-2 महीने में, और मैं हर बार बोलता हूँ 550-60 बिगनिंग ऑफ द मंथ लेना है, 580-90 में भी अच्छा लगता है लेकिन स्प्रेड है। अनिल जी 6 बार मैं बता रहा हूँ, एक बार नहीं बोल रहा हूँ, 6 बार हो चुका है। 550 में डिसेंडिंग ट्रायंगल, 580 पे असेंडिंग ट्रायंगल, ऐसा क्यों होता है अनिल जी? और मैं अभी भी कह रहा हूं अनिल जी 550 के आसपास का रेट भारती लेने का है 500। हाँ तो उसका हाँ जी, उसका जवाब मैं देता हूं, उसका जवाब मैं देता हूं ऑन बिहाफ ऑफ टेक्निकल चार्ट, क्या बोलते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और चार्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि भूतपूर्व में बनेगी, आपको देखते हुए जरूर कोई न कोई बनाएगा, ये पक्के तौर पे बनाएगा, जिस तरह से आप सवाल उठाए उनके बिहाफ पे मैं बोल देता हूँ। देखो उसके लिए ना आपको वागले साहब या फिर किरण यादव की या राकेश जी कुणाल जी की या फिर और जैसे शुभम जी वगैरह जो भी हैं या विश्वेश जी, ये जो सब लोग हैं ना वो सेमिनार करते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके लिए आपको इन ट्रेनिंग को अटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। बंसल ये ठीक है, आपके भी आप पे मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी लेके जवाब दे दिया, ये चलेगा? नहीं अनिल जी देखिए ये गलत अनिल जी, आशु जी जनरलाइज कर रहे हैं अनिल जी। इतिहास गवाह अनिल जी, कभी भी मैंने शो के ऊपर ऑन शो ऑफ शो अनिल जी कभी भी असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात नहीं करी है मैंने। मेरे को अनिल जी ये ट्रायंगल समझ नहीं आते हैं, मैं सिर्फ एक ही पैटर्न की बात करता हूँ, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम। और एज अनिल जी डिस्क्लेमर, हमने प्रोप्राइटरी के अंदर भारती में इस सीरीज में एक ही ट्रेड लिया है, वो है नीचे में 550 की 540 की पुटे बेची हैं, और मात्र पूरी सीरीज के अंदर मैंने और कुणाल जी ने एक बार भारती पे बाय कॉल दिया, और ऊपर मैंने जी प्रॉफिट बुक कराया था, पिक ऑफ द डे में कॉल दिया था, तो प्रॉफिट बुक कराया था अनिल जी उसके अंदर। तो हमको जनरलाइज नहीं कर सकते, वी आर डिफरेंट अनिल जी। नहीं अरे दूसरी चीज एक और आशु जी आपके लिए एक और मदद मैं कर सकता हूँ, और वो ये कि एक मिनट आशु जी एक मदद और कर सकता हूँ। देखो कुणाल जी से तो आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं, वागले साहब और किरण जी से मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आपको जब भी वो सेमिनार में लें, वेबिनार में लें, कृपया इनसे फीस चार्ज ना करें। मेरी रिक्वेस्ट इतनी तो मान ही लेंगे, आपको बिना फीस के एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं वापस आऊँ उससे पहले सचिन जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, सचिन जी के लिए बिगुल बजाए। सचिन जी BTST कॉल, पहले एक बार सचिन जी का कॉल ले दो, उसके बाद वापस आता हूँ आपको। जी सचिन जी के लिए पहले बिगुल को प्रायोरिटी है, डिस्कशन बाद में। जी सचिन जी। जी सचिन जी। जी सॉरी बीच में हटना पड़ा, बट जिस तरीके से ये सेटअप है सुबह से मैं इसे थोड़ा चेस ही कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है TCS, एंड जिस तरीके से यहाँ पर डेली चार्ट पे एक हैमर फॉर्मेशन होने के बाद गैप अप ओपनिंग हुई है, इंट्राडे में एक छोटा सा पुल बैक भी आया था, और वापस यहाँ पर मोमेंटम नजर आ रहा है 2200 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 2175 के स्टॉप लॉस के साथ TCS फ्यूचर्स लॉन्ग करना चाहिए। मुझे लग रहा है ऊपर में अगर हम बाउंस देखें तो 2300 के पहले एक बिल्कुल भी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। 2300 के एक ही टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग रखना है TCS को 2175 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके 2175 का स्टॉप लॉस, 2300 का टारगेट, TCS खरीदना है, ये है आपके लिए राय इस वक्त। हाँ किरण जी अब आप बोलिए। जी किरण जी।
नहीं अनिल जी, आपने कहा कि आशु जी को सेमिनार में लेके आना चाहिए और फ्री करना चाहिए। मैं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आशु जी एक ऑन अ लाइटर विन बोलना चाहता हूँ कि अगर आशु जी आते हैं तो हमें डबल चार्ज करना चाहिए अनिल जी, क्योंकि वो तो वो ट्रायंगल समझते नहीं है, समझाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। चलिए बढ़िया, देखो इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ओके, आइए अब आशु जी का बिल्कुल। आशु जी कौन जी? एक हाँ, राकेश जी आप कुछ कहना चाहते थे, फिर मैं आशु जी के पास जाऊं ताकि कंक्लूजन है। जी राकेश जी। देखिए अनिल जी, हम तो आशु जी से फीस लेंगे नहीं अनिल जी, आशु जी को फीस देंगे सेमिनार में ना आने की। क्या आशु जी जबरदस्त स्कोप है। आप कहा ये सब टेक्निकल वेक्निकल के ये सब चक्करों में पड़े हो, आप तो खाली है ना ऐसे ही पैसा वसूल करो। जी वागले साहब भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी वागले साहब कहिए। आशु जी मेरे अच्छे दोस्त है, बुरा ना माने, लेकिन आशु जी अगर आएंगे तो सेमिनार हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो किसी को बात करने देंगे ही नहीं। आशु जी आपको एडमिशन देने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे। जी आशु जी, अब आप जवाब दीजिए जी। तो अनिल जी, ये सब जवाब जो है ना, मतलब ऑल आई एम टेकिंग इन स्ट्राइड। और मैंने आपको पहले कहा था अनिल जी कि ये इस तरह के मेरे जो डिफिकल्ट सवाल और थोड़े से जो मतलब होते हैं और व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं अनिल जी, उसका उस स्पिरिट में वो सिर्फ कुणाल जी समझ सकते हैं, वही आंसर दे सकते हैं सर, और कोई नहीं दे सकता। बंसल जी तो बिल्कुल डिफेंसिव हो गए, पर्सनल हो गए, जैसे मैं उनको कुछ कह रहा हूँ। तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ अनिल जी, इसीलिए मुझे कुणाल जी से वो पूछना होता है, क्योंकि वो जिस तरह से सवाल का आंसर देते हैं ना अनिल जी, वो कोई नहीं दे सकता, और वो जेन्युइनली देते हैं। तो एक वो सीरियस बात। दूसरी चीज अनिल जी, मार्केट एक रेंज के अंदर लगती है, बायस नेगेटिव है बैंक निफ्टी का, जो हम 22,000 पे बोल रहे थे उस दिन भी। बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लियरिंग के आसपास अनिल जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा लॉन्ग लगता है मुझे, क्योंकि ये पिछले दिनों में कई ब्रेकआउट्स इसने भी, कभी 95 पे दिख रहे थे, कभी 200 पे दिख रहे थे, जो कि मुझे कभी नहीं दिखा, और अब लगता है जो ट्रैप हुए हैं वो इस एक्सपायरी में शायद एग्जिट मुश्किल होगा। बट जनरली बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं अनिल जी, निफ्टी में अभी भी एक रेंज है, ब्रेकडाउन नहीं है, एक रेंज बनी हुई है। उसके लिए अनिल जी एक स्प्रेड है, बड़ा अच्छा स्प्रेड है, लेकिन ये फिर आप बोलेंगे कि मैं ब्रोकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। 11,150 की एक कॉल लेनी है अनिल जी, और 11,300 की 2 कॉल बेचनी है, और 11,200 की एक पुट लेनी है, और 11,050 की 2 पुट बेचनी है। अनिल जी ये बॉक्स बन जाएगा 10,950 से 10,900 से लेके 11,450, ये 550 पॉइंट का। अनिल जी इस पूरे स्प्रेड के अंदर पैसे लगेंगे कोई 22-23 रुपए, 25 रुपए, और मेरा मानना है कि कम से कम 75 से 100 रुपए हमारे को इस स्प्रेड में मिलेंगे। अनिल जी स्प्रेड फिर रिपीट करता हूं, एक कॉल लेनी है 11,150 स्ट्राइक की, 2 कॉल बेचनी है 11,300 स्ट्राइक की, इसी तरह से पुट लेनी है 11,200 की एक, और 11,050 की। तो अनिल जी 10,900 से 11,450, ये इतना अच्छा 500 पॉइंट का रेंज है। मुझे कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स इस मंथली एक्सपायरी में नहीं लगते, 200 पॉइंट की रेंज में लगती है मार्केट, और हम 450 पॉइंट की रेंज दे रहे हैं। तो इस स्प्रेड की कॉस्ट है अनिल जी 26-25 रुपए, और मेरा मानना है कि 75 से 100 रुपए इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये स्प्रेड ऐसे ही बनाना चाहिए अनिल जी, जैसे मैंने बोला, चाहे एक लॉट का बनाए अनिल जी, पैसे बहुत कम लगते हैं, डिपॉजिट आप। आशु सर एक मिनट, तो टोटल 6 लोट ट्रेड करने हैं, राइट? तो एक बार मुझे बताओ, पुट में कौन सा पुट लेना है, कौन सा बेचना है? जो मैंने लिखा है 11,200 का एक पुट लेना है, और 11,050 के 2 पुट बेचने हैं। यस अनिल जी। अच्छा, तो ये हमें प्लेट ठीक करनी पड़ेगी। यहाँ पे 11,050 के, अच्छा 11,050 के 2 पुट, 2 कॉल नहीं है, 2 पुट है। ये एक कॉल लिखा है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, नीचे वाले दोनों लाइन चेंज करिए। 11,200 का एक पुट खरीदना है, और 11,200 के, नहीं 11,050 के, सॉरी नहीं, पहले मैं पुट बता दूं, पुट में क्या क्या करना है। रुकिए, तो पहले अब सुनिएगा आशु जी, 11,000, एक मिनट, वो कम्युनिकेशन गैप रहता है, ये घर से करते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम में क्या 10-12 सेकंड का डिले हो जाता है आपके मेरे बोलने में। तो पहले मैं आपको बोलता हूँ, आप सुनिएगा, 11,200 का एक पुट खरीदना है, और 11,050 के 2 पुट बेचने हैं, ठीक है? पहला चीज़ तो ये हो गया। अब आइए कॉल्स में 11,150 का एक कॉल खरीद लेना है, ठीक है ना? ये हो गया काम आपका। और कॉल्स में 11,300 की 2 कॉल बेच देनी है,
11,300 की 2 कॉल बेच देनी है। ये 3 और 3 6 लॉट बेचने खरीदने में आपके पैसे लगेंगे कुल मिलाकर 25 रुपये, बराबर है। आएंगे 75 से 100 रुपये। अच्छा, इसमें ये मतलब 75 से 100 रुपये आएंगे, इसमें जितना ट्रेडर को आएगा उससे ज़्यादा ब्रोकर को तो नहीं आएगा कहीं? 75 से 100 रुपये ट्रेडर को आएंगे, उससे 6 अभी और 6 बाद में 12 ट्रेड मारेगा। अनिल जी, हाँ अनिल जी 25 से 50 रुपए लॉट की ब्रोकरेज होती है। सिर्फ अनिल जी 6 लॉट करने में 300 रुपए की ब्रोकरेज होती है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 300 रुपए, मात्र 300 रुपए। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, इतना सस्ता हो गया काम? ओह, हमारे जमाने में तो मतलब ब्रोकरेज हो गया, तब तो ब्रोकरेज भारी भारी लगा करती थी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो ये है दो बेहतरीन स्प्रेड जो आशु ने जी आशु जी। अनिल जी ब्रोकरेज पर लॉट बहुत अच्छी है ऑप्शन के काम करने में, इसलिए अगर आप निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन अनिल जी 8 से 10 रुपए एक साइड की कॉस्ट पड़ जाती है फ्यूचर ट्रेड करने में, बट ऑप्शन ट्रेड करने में अनिल जी 1 रुपए की कॉस्ट आती है, तो ये कॉस्ट बहुत ही लिमिटेड होती है, इसलिए ऑप्शंस का ट्रेडिंग भी बढ़ रहा है और वो भी अच्छा काम भी अच्छा हो रहा है। सिर्फ इसमें लगता क्या अनिल जी 25 रुपए के साथ हेज का मार्जिन जो ऑलरेडी अब कम हो चुका है, और वो मार्जिन भी हम सबको गाइड करते हैं कि अपने ब्रोकर के पास, हमारे पास FD कराइए और एक्सचेंज में दीजिए ताकि आपका FD का इंटरेस्ट भी आता रहे। तो अनिल जी ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देता है मार्केट, और इसको यूटिलाइज करना चाहिए उसने। ओके, आपने कहावत तो सुनी होगी आशु जी, वो कि गांव बसा नहीं कि लुटेरे तैयार है पहले से। वैसे ही एक ऑफर आया है आपके लिए, आपके दूसरे सबसे प्रिय कुणाल जी के बाद विश्वेश जी ने कहा कि आई एम रेडी टू टेक आशु जी इन माई ऑप्शन ट्रेडिंग सेमिनार। क्या बात है, विश्वेश जी तो हिम्मत वाले निकले एकदम, मतलब जो वाकई में जो गुजराती राजपूत होते हैं ना एकदम, उन्होंने बोला कि वो तैयार है आशु जी को लेने में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो विश्वेश जी आपको अपनी सेमिनार में लेने के लिए तैयार है आशु जी, आपके लिए अब आपके ऊपर है, आप सीखना चाहें न सीखना चाहें। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो भी हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के अपना तरीका है विश्लेषण करने का, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान है। एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो सबसे बेस्ट लगती है, सबसे बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस में एग्जिट है। जब भी अगर मार्केट ख़राब होगा या कुछ ना कुछ बहुत ख़राब हुआ तो टेक्निकल एक्सपर्ट आपको निकाल जरूर देंगे, ये बढ़िया चीज़ है। आइए इस बीच हमारे सुमित जी तैयार हैं और सुमित जी का कॉल आ रहा है। सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी। अनिल जी बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, कैनरा बैंक यहाँ पे वीक लग रहा है, सेल साइड का कैंडिडेट है इसके अंदर। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैनरा बैंक के अंदर नीचे में 95 रुपए से लेकर 94 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकता है। 99-99-50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 102 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के कैनरा बैंक में बिकवाली की जा सकती है। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 100 रुपए का पुट लेने का सलाह रहेगा, जो कि 4 रुपए 40 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। कैनरा बैंक में जो टारगेट्स मैंने स्पॉट के हिसाब से दिए वो अचीव होने पे इसके टारगेट हो जाएंगे ऊपर में 7 रुपए से लेके 8 रुपए तक के। तो कैनरा बैंक का 100 रुपए का पुट लेने का सलाह रहेगा। CMP पे खरीदारी करे, नीचे में 2 रुपया 90 पैसा 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 7 रुपए से लेके 8 रुपए तक के टारगेट कैनरा बैंक में देखने को मिल सकता है। ओके, कैनरा बैंक यहाँ पर प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, पुट के जरिए यहाँ पर आप ट्रेड करते हैं। 100 रुपए का पुट खरीदे, ये है सुमित जी की राय। पर चलिए एक बार देख लेते हैं आज मार्केट्स खुलने के बाद खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स में एक्शन रहा है। पूजा हमारे साथ तैयार है। गुड आफ्टरनून पूजा, बताइए। ओके, पूजा के साथ थोड़ा ऑडियो इशू हो रहा है, फिर से कनेक्ट करेंगे। तब तक कुशल भी हमारे साथ है ये बताने के लिए कि टेक महिंद्रा के नतीजों से क्या अनुमान लगाया जा रहा है। कुशल बताइए, क्या है प्रीव्यू टेक महिंद्रा के लिए? बिल्कुल दीपांशु, देखिए टेक महिंद्रा के नंबर्स जो है वो कमजोर साइड पर ही हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो डॉलर आय में करीब 8.5% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो 10% से गिरकर 8.5% रह सकती है। इसका भी है क्योंकि ओवरऑल जो रियलाइजेशंस में कमी आई है और जो डील विंस कम हुई है इनकी, उसका इम्पैक्ट जो है इनकी मार्जिन पर आता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही इनका जो BPO कारोबार है वहाँ पर भी जो है गिरावट हमें देखने को मिली है, प्रेशर बनता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इनके मुनाफे
पर भी नजर आ सकता है और 13% गिरकर 700 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा रह सकता है। अब आगे के लिए जो इनका टेलीकॉम वर्टिकल है वहां पर मैनेजमेंट क्या आउटलुक देता है ये इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा जो भी इनकी डील विंस होंगी आगे के लिए और जो डील पाइपलाइन होगी स्पेसिफिकली और क्या प्राइसिंग पर ये डील्स होती है उस पर काफी इंपॉर्टेंस आपको रखनी होगी। बिल्कुल, टेक महिंद्रा पर नजर रखिए। जिस तरह से आज स्पेशली आईटी स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है, काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। देखते हैं कि अनुमान के मुताबिक या अनुमान से बेहतर नतीजे आते हैं कि नहीं टेक महिंद्रा के। पर पूजा हमारे साथ वापस जुड़ गई हैं। पूजा, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन से हैं स्टॉक्स खबरों वाले? जी, सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कर लेते हैं। इंडिया सीमेंट्स के नतीजे थोड़ी देर पहले आए जिसमें कि मुनाफा घटा है, करीब 69 करोड़ से घटकर 20 करोड़ आया है। आय में भी गिरावट काफी ज्यादा दर्ज हुई है और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी देखेंगे तो नंबर्स कमजोर ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ओरिएंट इलेक्ट्रिक, यहाँ पर कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। 19 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बार 27 करोड़ का घाटा कंपनी ने घोषित किया है और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी नंबर्स कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रेलवे स्टॉक्स पर नजर रखिए। आईआरसीटीसी और आरवीएनएल कोजेसीज के हवाले से खबर आ रही है कि FY21 में विनिवेश की योजनाएं दोनों ही कंपनियों में और ओएफएस के जरिए विनिवेश पर विचार किया जा रहा है। ग्रासिम इंडस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट से कंपनी को अंतरिम राहत और सुप्रीम कोर्ट का सीसीआई के आदेश पर रोक है जिसमें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 302 करोड़ के नोटिस का मांग की थी कंपनी से, जिस पर कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एलेम्बिक फार्मा QIP के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने को कंपनी मंजूरी दे चुकी है। आज बोर्ड की बैठक थी इस पर। स्टील स्ट्रिप्स मिल, यूरोप से बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, करीब 93,000 यूरो का यहाँ पर ऑर्डर मिला है। इस वजह से स्टॉक में भी आज कुछ एक्शन था। पावर ग्रिड, यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव खबर आती हुई, पावर ग्रिड के 580 करोड़ के राजस्थान प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और पावर ग्रिड अजमेर फॉगी ट्रांसमिशन को रेगुलेटरी मंजूरी मिल चुकी है। तो इस खबर के बाद यहाँ पर पावर ग्रिड में हमको बता दें कि करीब 4,200 करोड़ की सबसे कम बोली लगाई थी, तो ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी को। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इससे भी जुड़ी एक खबर आ रही है। अब LIC की तरह एक सरकारी कंपनी जनरल इंश्योरेंस स्पेस में भी करने की बात की जा रही है, जिसमें कि न्यू इंडिया एश्योरेंस का नाम सामने निकल कर आ रहा है। पहले यूनाइटेड इंडिया नेशनल ओरिएंटल इंश्योरेंस का निजीकरण होने की बात की जाती थी, लेकिन अभी इस तरह की डिटेल्स नहीं है और LIC की ही तर्ज पर न्यू इंडिया एश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस स्पेस में एक बड़ी प्लेयर हो सकती है। और आखिर में बात करते हैं ब्लॉक डील की। एवेन्यू सुपरमार्ट में कुछ बड़े सौदे देखने को मिले, जिसमें कि 14 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। 218 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये सौदे देखे गए। ओके, काफ़ी सारे शेयर्स हैं खबरों वाले जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए और इंश्योरेंस स्टॉक्स में तो काफ़ी खबरें भी आ रही हैं इस समय। पर इसके अलावा मार्केट्स पर एक बार आप नज़र रखिए, क्योंकि निफ्टी तो होल्ड कर रहा है पर बैंक निफ्टी अब 770 अंक नीचे और 21,900 के नीचे फिर से फिसल गया है। और बैंक्स के साथ साथ जो NBFC में प्रेशर पड़ रहा है वहां पर भी नज़र डालिए। सुमित जी, आज सुबह हमने देखा M&M फाइनेंस, उज्जीवन, इक्विटास, यहाँ पर बिकवाली आई और अब फ्रेश बिकवाली आ रही है, तो कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? स्पेशली इक्विटास जहां पर ब्रेकडाउन आ रहा है इस समय 6% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। दीपांशु, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है और आज बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी देखिए 700 पॉइंट के आसपास का 750 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये इक्विटास हो गया, उज्जीवन हो गया, इनमें दबाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इक्विटास के अंदर और गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके अंदर 50 रुपए से लेके 49 रुपीज तक का डाउनसाइड मूव इक्विटास में देखने को मिलना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। 57 रुपए ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में 50 रुपए से लेके 49 रुपीज तक का मूव इक्विटास में देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए इक्विटास पर नजर रखिए। इक्विटास, उज्जीवन एंड ऑफ कोर्स M&M फाइनेंशियल, जहां पर अब ऑलमोस्ट 10% की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है, 9.5% नीचे इस समय स्टॉक। सुबह L&T फाइनेंस की भी बात हुई थी, IDFC फर्स्ट, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो आज अनिल जी ने 2000 में ट्रेड बताया था इसके लिए, और वहाँ पर आपने देखा भी है कि ऑलरेडी काफ़ी बिकवाली का प्रेशर आते हुए दिख रहा है, बल्कि टारगेट्स भी आने की तैयारी में दिख रहे हैं वहाँ पर। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर ब्रेकडाउन है। सचिन जी, औरोबिंदो फार्मा, मेरे को याद है जब 830 के आसपास ये स्टॉक था तो आपने यहाँ पर एक बिकवाली की राय दी थी, वहाँ से काफ़ी तेज़ गिरावट हो गई है पिछले कुछ सेशंस में, अब 780 के करीब है। और बिकवाली आएगी औरोबिंदो फार्मा में, यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा? कोई रिवर्स ट्रेड है यहाँ पर?
जी बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट जिस तरीके से वहाँ पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था इंट्राडे चार्ट पे, उसी का ये इफेक्ट है। एंड जिस तरीके से अभी भी प्लेसमेंट्स है, मुझे लग रहा है अराउंड 760 765 इस पर्टिकुलर जोन में ये स्विंग होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस भी कन्वर्ज हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ से मिल सकता है स्टॉक को, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अराउंड 765 एक रिव्यू जोन होगा। अभी भी यहाँ से मुझे लग रहा है वीकनेस कंटिन्यू होनी चाहिए अगले कुछ दिन के लिए। ओके, ये है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा पर राय पर। चलिए 2:30 बज रहे हैं, समय है अनिल जी की स्ट्रैटेजी लेने का। बिगुल बजाते हैं स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल बाजार तो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हालांकि डाउ फ्यूचर्स अपने हाई से हल्का सा नीचे है, पर अभी भी 75-80 पॉइंट्स ऊपर ही है डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स भी आधे % से ज्यादा की तेजी में है। यूरोप की जरूर सुस्त शुरुआत हुई है, पर उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है। आधे % से कम की गिरावट यूरोप के बाजार दिखा रहे हैं, और एशिया के बाजार मिले जुले रहे थे आज। हालांकि हांगकांग और चीन में हल्की सी गिरावट थी, जापान एकदम फ्लैट था। तो सर, ग्लोबल क्यूज सुस्त है, पर उतने ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं जितना हम इंडियन मार्केट्स में एक्शन देख रहे हैं। कैसे रीड करेंगे सर? दीप, हम ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आज कमजोर हुए भी नहीं है। कमजोरी का हमारा अपना कारण है, और हमारा अपना कारण और एकमात्र कारण जो मुझे कमजोरी का दिख रहा है, जिसका सुबह से मैं जिक्र कर रहा था कि देखिए वायदा कारोबार में जिस तरह से एफआईज की बिकवाली हुई है शुक्रवार के सेशन में, और कुछ हद तक गुरुवार के सेशन से उन्होंने संकेत दे दिया कि वो बिकवाली शुरू कर रहे हैं। आप देखिए 1200 करोड़ के इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों बेचना, ये अपने आप में साइजेबल बिकवाली। और आज करेक्शन की सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर ऊपरी स्तरों पर घरेलू फंड नहीं खरीद रहे हैं और एफआईज भी अपने हाथ खींच रहे हैं, तो फिर बाजार का टिकना मुश्किल है। वो अलग बात है कि जिस तरह का करेक्शन शायद हो सकता था, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि रिलायंस, टीसीएस जैसे कुछ दिग्गजों ने संभाल रखा है बाजार को। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में सप्लायर, स्पेशली बैंक्स में, क्योंकि सारे दिग्गज बैंक देखिए, आईसीआईसी बैंक नतीजों के बाद बुरी तरह से गिरा है, एचडीएफसी बैंक, इवन कोटक बैंक ऊपरी स्तरों से फिसल गया। तो मेरा ये समझना है कि अब दो चीजें हैं। वही वाली बात है कि क्या निफ्टी को बैंक निफ्टी गिरा देगा या बैंक निफ्टी को निफ्टी ऊपर ले जाएगा। इसका जवाब आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपको डाउ से ही मिलेगा। 70-80 अंक ऊपर डाउ है, और फर्ज करें आज 250-300 पॉइंट ऊपर डाउ हो जाए, तो फिर हो सकता है कल आप वापस से बाजार को जोर से ऊपर खींचते हुए देखें। और फर्ज करें इसके मुकाबले में अगर अमेरिका के बाजार कमजोरी के साथ बंद हो, तो फिर अल्टीमेटली निफ्टी भी दम तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है एक ट्रेडिंग सेशन आपको और देख लेना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट से क्या सपोर्ट मिलता है। अगर ग्लोबल मार्केट से जरा भी सपोर्ट टूटा तो निफ्टी फिर अपना हाथ छोड़ देगा और फिर 11,000 या इसके नीचे जाने को तैयार है। बैंक निफ्टी अपने आखिरी सपोर्ट लेवल पर है। मैं आखिरी सपोर्ट लेवल इसलिए बोल रहा हूँ 21,800, 21,900 या 22,000 समझ लें, ये आखिरी सपोर्ट लेवल है जहां पर आया है। पहले मैं डेटा एनालिसिस कर दूं। देखिए निफ्टी में अभी भी कहीं कोई दूर दूर तक कमजोरी का संकेत नहीं है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत जरूर है कि 11,200, 11,250 की रेंज में निफ्टी जाता है, वहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर सप्लाई आती है, और फिर कोई दो स्टॉक आकर आपको निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी में एक्चुअल कमजोरी जो होगी, पहली कमजोरी का संकेत तब आएगा जब 11,000, 11,050 की रेंज को तोड़कर निफ्टी नीचे ट्रेड करना शुरू करे, यानी कि 11,000 का लेवल तोड़ दे। जब तक 11,000 का लेवल निफ्टी नहीं तोड़ता तब तक आप अभी भी बुलिश हैं निफ्टी पर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 11,200 के ऊपर जाना अब काफी मुश्किल होगा, क्योंकि आज 20 लाख शेयर की कॉल राइटिंग हुई है और 47 लाख शेयर या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11,200 में, और 11,000 में 48 लाख शेयरों का हो, यानी कि लगभग बराबरी की पोजीशन है। उसके बावजूद आप देखिए आज 20 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं 11,200, उसके बावजूद जितना निफ्टी को नीचे जाना चाहिए उतना जा नहीं रहा है। इनफैक्ट मिड सेशन के बाद धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो इतनी कॉल राइटिंग होने के बावजूद निफ्टी में वो कमजोरी नहीं दिख रही जो दिखनी चाहिए या जो हो सकती थी। तो अभी भी मैं ये कहूँगा निफ्टी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंता के सिग्नल नहीं है, खाली अलर्टनेस के सिग्नल है, और वो अलर्टनेस के सिग्नल भी निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में आप सेट हैं अभी भी, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ बड़ी दिक्कत है। जितना कंफर्ट निफ्टी को देखकर आता है उतना ही डिसकंफर्ट बैंक निफ्टी को देखकर आता है। क्यों? क्योंकि आप 22,000 के नीचे जैसे ही गए हैं दीप, लॉन्ग पोजीशंस बैंक निफ्टी में जो बनी हुई है वो रिस्क पर आ गई। कितनी? 22,000 से लेकर 22,500-600 तक 10 लाख शेयर पुट में खड़े हैं, और 22,000 में 8 लाख शेयर और हैं, यानी कि करीबन 18-20 लाख शेयर ऐसे हैं जो लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। और अब वो लॉन्ग पोजीशन कब और कैसे नीचे जाएगी
वो देखने वाली बात है अनवाइंडिंग कहाँ होती है। तो बैंक निफ्टी के लिए आज ये बहुत ज़रूरी है कि क्लोजिंग आपकी 22,000 के ऊपर हो। अगर 22,000 के नीचे बैंक निफ्टी पर क्लोज होते हैं तो बैंक निफ्टी पर समस्या है और ये समस्या कल और बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी तरह से क्लोजिंग बेसिस पर आप 22,050 को बचा लेते हैं तो फिर एक उम्मीद कर सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स और निफ्टी के सपोर्ट से एक बाउंस मिले आपको और उस बाउंस में आप 22,300 22,500 की रेंज में एग्जिट कर लें, वो उम्मीद रख सकते हैं। जहाँ तक आज के फ्रेश ट्रेड का सवाल है, 21,800 21,900 ये शॉर्ट करने का लेवल नहीं है। फ्रेश शॉर्ट माफ़ कीजिएगा, फ्रेश शॉर्ट अब बैंक निफ्टी में तभी बनेगा जब बैंक निफ्टी 21,800 को स्पॉट लेवल पर तोड़ के ट्रेड करे। अदरवाइज अब यहाँ पर शॉर्ट काटने का लेवल एक बार की बनता है। जो डे ट्रेडर्स है उन्हें 21,900 के आसपास शॉर्ट काटना चाहिए। ऊपर में वापस आए 200-300 पॉइंट अगर यहाँ से बढ़ जाए तो फिर वहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए। तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड नज़र आ रहा है। लेकिन क्लोजिंग पे 22,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का बंद होना जरूर, अगर 22,000 के नीचे बंद हुआ तो समस्याएं ज़्यादा है। तो मैं क्लोजिंग पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और निफ्टी में मुझे कहीं कोई अभी तक समस्या नज़र नहीं आती। अभी तक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट निफ्टी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत है, मजबूत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत है। इतना नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद अच्छा मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो निफ्टी ज़्यादा अच्छी मजबूती दिखा रही है, बैंक निफ्टी में ऑफकोर्स कमजोरी है, पर इन लेवल्स पर फ्रेश शॉर्ट नहीं करना चाहिए बल्कि अपने थोड़ा मुनाफा वसूली कर लें और शॉर्ट्स काट लें 21,900 के करीब। चलिए, ये तो रही आपके लिए मार्केट पर रहे। आईटी और मिड कैप आईटीज इन पर्टिकुलर यहाँ पर अच्छे प्रदर्शन आ रहे हैं। इन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, पर एक स्टॉक जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पर बढ़िया एक्शन है, अनिल जी उनके बारे में बात करेंगे, पर आपके पास एक और अपडेट है सर? जी ओके, आइए अब फोकस करते हैं हमारी एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। पॉलिसी को लेकर अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग सेक्टर्स को लेकर सरकार में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है और ये एक्शन आपके लिए लेकर आ रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। और आज जो सेक्टर फोकस में है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। उसमें बड़ी पॉलिसी की तैयारी होती हुई दिख रही है। आइए स्वाति से जानते हैं क्या कुछ एक्शन हो रहा है। स्वाति, स्वागत है आपका, बताइए क्या है एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? बिल्कुल अनिल जी, इससे बढ़िया टाइमिंग नहीं हो सकती थी इस सेक्टर के लिए। गोल्ड और सिल्वर आप देखिए रिकॉर्ड हाइस पर इस वक्त है और लोगों की नहीं नजर बल्कि सरकार की भी नजर इस पर है। और इस वक्त काफी एक्शन मुझे सूत्र बता रहे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में भी आते हुए दिख सकता है, क्योंकि जिस तरीके का काम हुआ है, जिस तरीके के डिस्कशंस चल रहे हैं टॉप लेवल पर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता दूं, पहले तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे दर्शकों को जानना, वो ये कि नेशनल गोल्ड पॉलिसी जिसका इंतजार बहुत समय से हो रहा है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। मैं याद दिला दूं, दो अहम इसके एम्स हैं अगर गोल्ड पॉलिसी की बात करें तो। एक तो ये हमारी जो इंपोर्ट है वो कम की जाए, गोल्ड की जो भारत में होती है इस वक्त 95% गोल्ड जो कंज्यूम होता है वो इंपोर्ट किया जाता है, तो उस तरफ डायरेक्शन है कि वो कम किया जाए और कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, ये डायरेक्शन में नेशनल गोल्ड पॉलिसी तैयार की जा रही है और बहुत जल्दी ये अनाउंस की जाएगी, जो बेसिकली एक अच्छी खबर होगी गोल्ड एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सपैंड करने के अलग तरीके और डिटेलिंग दी जाएगी। तो मोटा मोटी ये समझिए कि एक अच्छी खबर इंडस्ट्री के लिए आएगी गोल्ड पॉलिसी की तरफ से और वो जल्द ही सरकार देने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दो तीन चीजें जो सरकार सोच रही है गोल्ड और जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस के लिए स्पेसिफिकली, कि इंडिया का कितना बड़ा रोल यहाँ प्ले हो सकता है, वो है एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तरफ। सूत्र बता रहे हैं कि एक ज्वेलरी पार्क, जेम्स का बोर्स, मतलब आप सोचिए स्टॉक एक्सचेंजेस में भी यहाँ जेम्स के लिए कोशिश की जा रही है कि और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग यहाँ कर पाए। कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनी जाए, मेगा फैसिलिटी सेंटर्स बनाए जाए, क्लस्टर डेवलपमेंट हो, एक हाई क्वालिटी काम हो यहाँ पर जिससे कॉस्टिंग भी कम हो, क्योंकि ये सेगमेंट अभी बहुत ही फ्रैगमेंटेड है। तो इसको एड्रेस करने की यहाँ जरूरत है। तो एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस सरकार का है। इसके अलावा टेस्टिंग, R&D वगैरह में भी सरकार हेल्प करेगी, मदद देगी और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को भी कैसे अपग्रेड किया जाए, एक्सपोर्ट्स बेहतर किए जाएं, इस तरफ सरकार की पूरी तरह एक पॉलिसी बन रही है। B2C एक्सपोर्ट पॉलिसी, इस नाम से भी एक पॉलिसी की तैयारी हो गई है जो बेसिकली इनेबल करेगी एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, जो इंटरनेशनल गोल्ड रेट्स होंगे उसके बेसिस पे। तो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीजें सरकार सोच रही है और जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आने की तैयारी में है, जिसमें एक्सपोर्ट का जबरदस्त पुश होगा
और एक गोल्ड वॉलंटरी स्कीम भी सरकार चाह रही है लाना, क्योंकि आप याद करिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो सरकार ने अनाउंस की थी उस पर बहुत ज्यादा उनको सक्सेस नहीं मिली। तो अब गोल्ड वॉलंटरी स्कीम होगी जिसके तहत सरकार सोच रही है कि किस तरह लोगों को आगे अट्रैक्ट करके उनकी जो टोटल इंडिया में देखें तो 25,000 टन गोल्ड है इस वक्त, तो उसको कैसे अनलॉक किया जाए, उसको कैसे आगे सामने लाया जाए, क्योंकि लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं है उसकी इनकम बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है सरकार यहाँ आपको गोल्ड डिस्क्लोज करना करें, बट आप उसकी कहाँ से आया ये बताने की जरूरत ना हो, इस पर भी सरकार विचार कर रही है। उल्टा आपको एक अनट्रांसफरेबल बॉन्ड जो 2% का इंटरेस्ट आपको देगा उसके अगेंस्ट भी मिल सकता है। तो बहुत एक्शन इम्पैक्ट होगा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर आगे आने वाले समय में, और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पॉलिसी लेवल पर भी लिए जा रहे हैं। ठीक बात है। तो ये है गोल्ड और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें जो होने की तैयारी में है सरकार की पॉलिसी में, इस पर तेजी से काम चलता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। आइए अब वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। जी वागले साहब। अनिल जी, मुथूट फिनांस में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है 1345 के आसपास, तो मेरा स्टॉप लॉस 1344 का होगा। यहाँ पर बाय करे, 1355 तक करेक्टिव मूव आती है तो ऐड करे। मुझे लगता है ये 1410 तक कल सुबह या कल के दिन में मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस में 1410 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है। और सुबह सुबह आज मुथूट फाइनेंस खरीदारी करने की राय विश्वेश ने भी दी थी 1311 के आसपास, और वहां से स्टॉक ने जबरदस्त कमजोर बाजार में भी बड़ा एक्शन दिखाया। तो विश्वेश ने बहुत ही सही समय पर मुथूट फाइनेंस पकड़ा था और तेजी की तरफ जो मुथूट फाइनेंस और एनआईटी टेक दोनों ही आइडेंटिफाई किया और दोनों ही वागले साहब को भी पसंद आए। दोनों स्टॉक तेजी से भागते हुए। मैरिको 2166 करोड़ से घटकर आय का आंकड़ा 1925 करोड़ आपके सामने आता हुआ दिखा है। ये है आय का आंकड़ा इस वक्त मेरिको के लिए। मुनाफे का आंकड़ा भी हम आपके सामने रखेंगे। मेरिको के चार्ट्स बंसल जी तैयार कीजिए और बताइए मेरिको के चार्ट्स में क्या कुछ नजर आ रहा है। मुनाफा 327 करोड़ से बढ़कर 380 करोड़ आया है, तो मुनाफे का आंकड़ा तो पहली नजर में ठीक दिख रहा है। अगर एडजस्टमेंट ना हो तो आय का आंकड़ा कम है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट लाइफ में जरूर होगा। मेरिको के लिए भी चार्ट्स बताइए। अनिल जी, नीचे से बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बाइंग आई है और यहाँ नजर रखनी चाहिए 360 के लेवल्स पर। 358 के अराउंड चल रहा है, 360 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो काफी बड़ी इंटेंसिटी की बड़ी नेकलाइन टूटेगी। 360 रुपए के लेवल तोड़ता है तो 360 रुपए के लेवल टूटे तो खरीदना चाहिए। 368 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए 360 रुपए के लेवल टूटने का। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त मैरिको पर। आइए अगला बिल्कुल है सचिन जी के लिए बीटीएसटी का। जी सचिन जी। खरीदारी करनी है एंड स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जिस तरीके से इसने 3 दिनों से अपने स्विंग्स बनाए हैं, एक काफ़ी धीमी गति से आया था एंड 200 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट है, उसी के आसपास ने रिबाउंड लिया है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इंट्राडे चार्ट पे फिलहाल ये पोजीशन बन रही है, एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 214 तक का, उसके लिए खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रखना है आपको, 2 रुपये के आसपास, 2 रुपये का ही। तो 205 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ये लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर में बनाए रखनी है एंड रिव्यू करना है 214 के आसपास। मुझे लग रहा है 214 एक ब्रेकआउट जोन है, अगर वो ब्रेकआउट भी एस्टैब्लिश हो जाता है तो काफ़ी बड़ी मूव अनलॉक होगी इसमें। बट फिलहाल जिस तरीके से सेटअप है 205 के स्टॉप लॉस के साथ 214 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनानी है जेएसडब्ल्यू स्टील। बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू स्टील पर नजर रखिए, मूव आती हुई दिख रही है स्टॉक में इस समय और 205 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। एस्कॉर्ट्स यहाँ पर नजर रखिए, खबरों के दम पर कुछ एक्शन आया है, इसके नतीजे भी आने वाले हैं। एक बार नतीजों की बात कर लेते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार है प्रीव्यू के साथ, बताइए कुशल।
ओके, कुशल के साथ फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बारिश की वजह से कनेक्शन लूज होता हुआ दिख रहा है वहाँ पर एस्कॉर्ट्स के स्टॉक पर ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि आज सुबह यहाँ पर आपने खबर भी आते हुए देखी थी कि झुंझुनवाला साहब ने पिछले हफ्ते थोड़ी सी हिस्सेदारी भेजी है इस स्टॉक में, तो उसकी वजह से पिछले हफ्ते थोड़ा प्रेशर भी बना था जहाँ तक एस्कॉर्ट्स का सवाल है। सचिन जी, एस्कॉर्ट्स पर शायद आपकी भी एक सेल कॉल थी लास्ट वीक, अगर मुझे याद है। एक टेक्निकल चेक दे सकते हैं एस्कॉर्ट्स के चार्ट पर? जी दीप, इनफैक्ट एस्कॉर्ट्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट टॉप बना है अराउंड 1200 के आसपास, मुझे लग रहा है वो काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। जिस तरीके से पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक काफ़ी समय के बाद बेरिश हरामी काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जो कंफर्म हुआ था कल के सत्र में। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1100 के आसपास तक ये स्विंग्स एक्सटेंड होने चाहिए। तो यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइन से ज़्यादा मैं सेल ऑन राइज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा जब तक ये 1200-1220 का हर्डल इंटैक्ट है तब तक। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये एक रैली जो चल रही थी अराउंड 770 जोन के आसपास से, वहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस डेवलप हो गया था पिछले 2 हफ्तों में, एंड जिसका कंफर्मेशन ये पैटर्न के द्वारा आया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नीचे के लेवल ज़रूर आ सकते हैं। सो 1100 एक रिव्यू जोन होगा, एंड मुझे लग रहा है अगर उछाल यहाँ पर मिल जाता है तो बिकवाली की ही सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स पर आए रिजल्ट्स आने वाले। रिजल्ट से पहले स्टॉक निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखाने में कामयाब होता हुआ, बाजार भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। 100 पॉइंट निचले स्तरों से निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर आया है 21,850 से 21,950, और निफ्टी 11,175, लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में निचले स्तरों से आती हुई दिखी है। आइए 2:50 है और वक्त है फिर से बसिन साहब के BTSTT पिक्स लेने का। आइए बिगुल बसिन साहब के लिए। स्वागत है सर आपका। बताइए सर, अपडेट और नई पिक्स आपकी। अपडेट तो अनिल जी, आपको जो शेयर दिए थे सुबह, आज 3900 हो गया अल्ट्राटेक, तो सुपर प्रॉफिट बुक कीजिए उसमें। आपको जो अभी बाय दिया था बैंक मदरसन सुमी शॉर्ट है और IOC लॉन्ग है, वो रखिए। और बाकी आपको एक अपडेट दे दूं, सीमेंट के शेयर जो मैं बहुत बुलिश था वो देखिए कैसे चल रहे हैं। अंबुजा 209 हो गया और आपका अल्ट्राटेक 3900 और ACC भी, तो ऑल सीमेंट शेयर्स आर फॉर्म। अब आप कहें तो 2 कॉल हैं, दोनों बाय की हैं सर, दोनों कमोडिटीज हैं। अरे क्या बात है, वंडरफुल सर, बताएं प्लीज। सर पहला है टाटा स्टील 351 51 है, 46.5 का स्टॉप लॉस, 370 का टारगेट। और दूसरा ये फ्यूचर नहीं सर, स्टॉक कैश में बाइंग है। श्री सीमेंट 21,300 का भाव है, 21,000 का आज आप स्टॉप लॉस रखिए, और इसमें आपको 23.5 से 24,500 मानी 23,500 से 23,750 इन द नेक्स्ट 1 मंथ मिलना चाहिए। तो ये डिलीवरी के हिसाब से कैश में खरीदना है, राइट सर? हाँ सर, क्योंकि वो थोड़ा उसमें स्पेकुलेशन ज्यादा है, बट आई एम वेरी श्योर उसके रिजल्ट विल बी ब्लॉकबस्टर सर। इट विल बी बेटर देन ऑल 3 कंबाइंड। ओके, क्या बात है। वैसे भी आपने अंबुजा, ACC और सबके रिजल्ट्स के लिए पहले से ही कहा कि रिजल्ट दमदार आएंगे। श्री सीमेंट डिलीवरी लेकर खरीदें ताकि आप आराम से होल्ड कर पाए, नहीं तो ये हो कि बार बार वो रिस्क रहती है कि छूट जाए कर जाए। 21,000 का स्टॉप लॉस लगा लें, 23,500 23,750 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें। टाटा स्टील 351-351.50 के आसपास यहाँ पर खरीदारी करें। 346.50 346 हाफ स्टॉप लॉस होगा, 370 ये होगा आपका टारगेट। तो 2 बेहतरीन पिक्स और दोनों ही खरीदारी की। सबसे बढ़िया बात है कि दोनों ही पिक्स निचले स्तरों पर खरीदारी की आई है बसिन साहब की तरफ से। बसिन साहब, जाने से पहले एक सलाह और आपसे लेना चाहता हूं, और वो बैंकिंग शेयरों पर और NBFC शेयरों पर इतने गिरने के बाद अभी भी थोड़ा रुकना है या इनका खरीदने का वक्त आ रहा है? नहीं सर, देखिए अब एक्सपायरी है थर्सडे को, कुछ RBI की पॉलिसी भी है, लेकिन वो ये सब हेडलाइन न्यूज है सर, कि आपको जो न्यूज़पेपर में आ रही है कि RBI गवर्नर, इन दी एंड आप सब बुलिश हो तो ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, और आपको पता है NPS प्राइस कहाँ है। तो आई थिंक इट इज अ मार्जिनल टाइम, बट मुझे सिलेक्टिवली अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू हरी टू बाय। आई टोल्ड यू दिस टाइम आई एम नॉट बाइंग द डिप, आई वांट टू बाय द लीडर। सीमेंट, IT एंड मेटल्स, दीज आर द स्ट्रेंथ सर। परफेक्ट।
ठीक बात है सर। तो ये है आपके लिए राय। बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों पर थोड़ा सा इंतजार करें, फिलहाल जल्दबाजी ना करें, खरीदने के लिए आपके पास बहुत कुछ और भी है। शुक्रिया वसीम साहब, कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात, और मुलाकात की तैयारी है हमारे कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। पिक ऑफ द डे भी आने वाली है, और उसके बाद 3 बजे आपके लिए जुड़ेंगे हमारे सेठी साहब। सेठी साहब देंगे आपको बेहतरीन पिक, विकास सेठी साहब लेके। उससे पहले बंसल जी तैयार हैं, तो मैं बंसल जी के लिए पिक ऑफ द डे का बिगुल बजा दूं, और बंसल जी के पास चलते हैं पिक ऑफ द डे के लिए। आइए बिगुल पिक ऑफ द डे का। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मेरी बिकवाली की राय है इक्विटास के अंदर। इक्विटास का टेक्निकल रुझान क्लियरली डिस्टॉर्टेड है। एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल इक्विटास में देखने को मिल रहा है, और नतीजे 31 तारीख को नतीजे हैं। नतीजों से पहले चार्ट खराब है, तो यहाँ पे बेचने की राय है। 55 रुपए 10 पैसे, 55 रुपीज 10 पैसे का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 47 का है, 47 रुपए पहला टारगेट है, 44 रुपए दूसरा टारगेट है, और इक्विटास पे बिकवाली की राय है। ओके, ये है आपके लिए बिकवाली की राय। जहाँ तक एक्विटास का सवाल है, जैसे कि बंसल जी ने कहा, फ्राइडे को आने वाले हैं इसके नतीजे, पर कुछ नतीजे जो आज मार्केट्स बंद होने के बाद आने वाले हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। एस्कॉर्ट्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स। कुशल बताएंगे हमें एस्कॉर्ट्स के बारे में, और फिर आशीष से बात करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए एस्कॉर्ट्स क्या लगाया जा रहा है नतीजों के लिए अनुमान? बिल्कुल दीपांशु, देखिए एस्कॉर्ट्स के जो नंबर्स हैं ना, वो इंटायर ऑटो स्पेस में सबसे कम खराब है, मैं आपको ये बता सकता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें तो बजाज ऑटो, जहाँ पर इनकी आय जो है करीब 50 से 60% गिरती हुई नजर आई है, उसके मुकाबले एस्कॉर्ट्स की जो आय है वहाँ पर केवल 23% की फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ओवरऑल नंबर्स तो डेफिनेटली खराब है, पर सबसे कम खराब में नंबर्स में जो है एस्कॉर्ट्स मुझे जो है लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो इनकी आय है वो 1090 करोड़ जो है वो कंपनी कुशल अनुमान मत बताइए, एक्चुअल रिजल्ट बता दीजिए। आपके अनुमान के और एक्चुअल रिजल्ट के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। 78 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, 92 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा। तो एस्कॉर्ट्स के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, नतीजे आ चुके हैं। पहली नंबर जो आई है वो है प्रॉफिट के, और प्रॉफिट का अनुमान हमारे उम्मीद से बेहतर दिख रहा है। 78 करोड़ के सामने 92 करोड़, ये है एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट आपके लिए। आइए बाकी डिटेल्स आ जाएं, सेल्स वगैरह आ जाएं, तो हम अंदाजा लगाएं कि एक्चुअली क्या कुछ हो रहा है। 1117 रुपये के आसपास ट्रेड करा है। किरण जी एस्कॉर्ट्स के चार्ट तैयार रखिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रिजल्ट्स के बाद क्या कुछ होना चाहिए। एस्कॉर्ट्स आज विश्व जी ने शॉर्ट कॉल भी दी थी यहाँ पर 1128 पर 1160 के स्टॉप लॉस के साथ 1050 के टारगेट के लिए। ये आज का उनका पिक ऑफ द डे था। और एस्कॉर्ट्स, किरण जी लेवल्स बताइए, फिलहाल एक ही आंकड़ा है मेरे पास में। देखिए अनिल जी, जब तक ये 1100 के ऊपर है तब तक वीकनेस बिल्कुल नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये 1100 के नीचे ही शॉर्ट बनता है, और अगर तेजी होनी है तो ये 1170 ये क्रॉस करना पड़ेगा। 1170 के ऊपर ये वापस एक बार जो रीसेंट हाइज थे 1210 ये वापस एक बार टेस्ट होते नजर आ जाएंगे। ओके, ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। 1210 के लेवल्स आपको वापस आते हुए दिख सकते हैं जहां तक एस्कॉर्ट्स का सवाल है। मुनाफे में हमने हल्की सी बढ़त ज़रूर देखी, और अनुमान से भी बेहतर मुनाफा आया है इसका। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसकी भी बात कर लेते हैं, इसके नतीजे भी आने वाले हैं। आशीष हमारे साथ तैयार है अनुमान के साथ, बताइए आशीष। दीपांशु, नतीजे बेहद कमजोर देखने को मिलेंगे। मुनाफे के मुकाबले अगर आप देखें तो घाटे में कंपनी आती हुई दिखेगी। पिछले साल 197 करोड़ के मुनाफे के बदले इस बार करीब 80 करोड़ का घाटा दर्ज करेगी कंपनी, और इसके पीछे का बड़ा ही स्वाभाविक कारण है कि अगर आप पूरा अप्रैल का महीना देखें तो शराब की जो दुकानें थी, लिकर की दुकानें थी, वो बंद थी। और अभी भी फिलहाल अगर आप देखें तो देश में जो बार्स हैं, पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो अभी भी बंद हैं। और साथ में अगर आप देखें तो अप्रैल में और मई में भी आधे महीने के लिए करीब दुकानें बंद थी, जिसके चलते बिक्री में भारी नुकसान हुआ। और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखें, जो प्रेस्टीज एंड अबाव सेगमेंट है, पॉपुलर सेगमेंट है, कंबाइन करके देखें तो पिछले साल पॉजिटिव 6% वॉल्यूम ग्रोथ के मुकाबले इस बार 56% की डी ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी भारी गिरावट देखने को मिली है। मैनेजमेंट ने देखिए थोड़ा सा प्रयास किया खर्चों में कटौती करने का, लेकिन इसका मुनाफे के आंकड़े पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा। और तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो जो रॉ मटेरियल है यानी ग्लास और ENA, इन दोनों की कीमतें जो है पिछले साल के मुकाबले बढ़ी हैं, यानी मार्जिन में भी कोई राहत नहीं है। मार्जिन जो है
2.1% रहेंगे, करीब 17.8% से, यानी मार्जिन में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। टॉप लाइन में करीब 58% की गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे बेहद कमजोर हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजों का अनुमान जो आने वाले हैं रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स रहेंगे इस बार कमज़ोर क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा हो नहीं पाया, बिक्री ज़्यादा हो नहीं पाई। ये है आपके लिए। आइए इस पर थोड़े मैं विस्तार से बात करूं, उससे पहले राजेश पालिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वक्त है उनसे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं सर पहला ऑप्शन। नमस्ते अनिल जी। अनिल जी पहला ऑप्शन जो रहेगा वो इंश्योरेंस टैक्स से आईसीआईसीआई प्रू में रहेगा बाय करने का, और एट द मनी कॉल ऑप्शन ही बाय करेंगे। 460 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक और 460 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके का इसका सेटअप है, स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखे तो एक कंसोलिडेशन था, नियर टर्म चार्ट पे आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। जिस तरीके से प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में मोमेंटम और बनना चाहिए और यहाँ से करीब 470-75 की रेंज में मूव होते हुए दिखना चाहिए स्टॉक को। तो 460 का कॉल ऑप्शन जो कि हम करीब 8 रुपये 80 पैसे 9 रुपये के पास अभी ट्रेड कर रहा है, ये बाय करेंगे। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 6 रुपये 50 पैसे का, छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेड करेंगे। और इसमें जो टारगेट हमें लग रहा है, जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस मूव आएगा, तो इसमें जो टारगेट आना चाहिए इस ऑप्शन के, वो आना चाहिए 16 रुपये से 18 रुपये तक के। तो 6.5 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे 9 रुपये पे अभी आईसीआईसीआई प्रू का 460 का कॉल ऑप्शन, और 16 रुपये से 18 रुपये तक के टारगेट इसमें देखने को मिलना चाहिए। तो ये रहेगा पहला ऑप्शन बाय करने के लिए आईसीआईसीआई प्रू का। जो दूसरा ऑप्शन बाय करेंगे वो आईटी टेक से एचसीएल टेक का बाय करने की सलाह रहेगी। एचसीएल टेक में भी देखें तो काफी अच्छा प्राइस एक्शन है, और अगर स्टॉक में देखें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वी शेप रिकवरी देखने को मिली, उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी लास्ट वीक में हो चुका है। तो 710 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे हम। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 700 रुपये के आसपास, और जिस तरीके से इसमें प्राइस एक्शन है, हमें लग रहा है ये स्टॉक 720 की तरफ मूव होना चाहिए। तो 710 का जो कॉल ऑप्शन हम करीब बाय कर रहे हैं अभी 8.5 से 9 रुपये की रेंज में है, इसको बाय करेंगे। इसमें भी 6 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। इसमें टारगेट जो आना चाहिए वो 18 रुपये तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ओके, ऑप्शन भले 460 वाला हो। अच्छा एक चीज बताएं राजेश जी, जब 460 वाला ऑप्शन भी सेम भाव में खरीदना है, सेम टारगेट रखना है, और 700 रुपये वाला ऑप्शन भी सेम भाव में खरीदना है, सेम टारगेट रखना है, तो फिर दोनों में से कौन सा खरीदना बढ़िया है, ये बताइए। अनिल जी देखिए, मोमेंटम के हिसाब से ये हम थोड़ा 10 रुपये ऊपर का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं एचसीएल टेक। तो मुझे तो लग रहा है कि आईसीआईसीआई प्रू काफी अच्छा सेटअप है, तो आईसीआईसीआई प्रू तो अट्रैक्टिव लग ही रहा है। और आईटी पैक भी आज काफी अच्छी बाइंग दिखा रहा है, तो इसमें से आईटी पैक में हमें एचसीएल टेक अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ऑप्शन के थ्रू दोनों ही ट्रेड किए जा सकते हैं, और दोनों में मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बनना चाहिए एक्सपायरी से पहले, और दोनों स्टॉक में एक अच्छा ठीक बात है। तो चलिए ये दो ऑप्शन खरीदने की राय है राजेश जी की तरफ से आपके लिए, आईसीआईसीआई प्रू और एचसीएल टेक, ये दोनों ऑप्शन खरीदिए और लाइफ एंजॉय कीजिए। आइए अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। 3 बज चुके हैं और वक्त है सदावार सेठी साहब का स्वागत करने का। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताइए आपकी शॉर्ट टर्म पिक, आज कितनी पिक्स हैं, 1 2 कितनी है और किस तरह की, जरा पहले वो बताइए। अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे एक ही पिक है और कैश मार्केट का स्टॉक। कैश मार्केट का स्टॉक बताएं सर, कौन सा शेयर चुना है आज आपने? बिल्कुल अनिल जी, एक जो स्टॉक मैंने आज आइडेंटिफाई करा है, स्टॉक का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्री। एक बहुत ही शानदार कंपनी है, प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर में लीडिंग कंपनी है। फिर ये पाइपिंग बना करती है, मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कल इसके नतीजे आए, नतीजे इस माहौल में बेहद ही शानदार नतीजे थे और कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 20% का है। पिछले 3 साल में अच्छी दर से पैक्ट में ग्रो किया कंपनी ने। DIIs और FIIs मिल के करीबन 37% हिस्सेदारी इस कंपनी में रखते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक इस लेवल पे 1170 के लेवल पे डेफिनेटली खरीदना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें टारगेट है 1195 रुपए का,
और बाकी स्टॉप लॉस रखना है 1155 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय। 1170 के आसपास यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ये है वो स्टॉक जहाँ पर सेठी साहब दे रहे हैं आपको खरीदारी करने के लिए। अच्छा, तो शुक्रिया सेठी साहब। एक बार इसका टारगेट क्या बताया सेठी साहब, फिर से बताएं मुझे। शॉर्ट टर्म में 1195 का 1195 1195 का टारगेट है, 1150 का स्टॉप लॉस। ये है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब। ये 3 बजे की शॉर्ट टर्म पिक हमारे दर्शकों को देने के लिए ये आपके लिए सेठी साहब की तरफ से आती हुई। ओके, इस बीच एक और स्टॉक है जहां पर कमजोरी हुई है आज, लेकिन इस कमजोरी का अंदाजा शुक्रवार को ही लगा चुके थे आशु सर, और वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक मुझे याद है 340-42 के आसपास आपने शॉर्ट करने की राय दी थी। आज के सेशन में नीचे में 326-27 तक आया था। आशु सर, क्या है आपकी राय, अभी क्या करना चाहिए ये बताएं। अनिल जी देखिए, अभी भी वीक है, किसी भी रिवर्सल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बैंक सारे ही वीक हैं, तो अपना जो अल्टीमेट टारगेट है वो 310-15 का आना चाहिए। अनिल जी मैंने उस दिन बोला था, मतलब बंधन और बाकी स्टॉक्स के लिए भी अगर आपको ध्यान हो कि बहुत सारे फाइनेंशियल कुछ स्टॉक्स में ना माउथ वाटरिंग रेट्स थे, तो उसमें बंधन भी मुझे वही लगता है। आप सिमिलर देखिए अनिल जी, आईसीआईसी बैंक 390 के ऊपर ब्रेकआउट, 360 पे खड़ा हुआ है रिजल्ट के बाद, एक्सिस 440 से 470-80 रिजल्ट के बाद आज 435। तो अनिल जी फाइनेंशियल्स में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैं पिछले 3-4-5 दिन से बोल रहा था कि कहीं जो अभी आपने भी एक वर्ड यूज किया कि बहुत सारे स्टॉक में कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। अनिल जी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन की कंफर्मेशन राइट हो सकता है कुछ टाइम के बाद हो, लेकिन डिसिप्लिन ये कहता है कि अनिल जी बहुत ही कंट्रोल्ड पेशेंस रखनी पड़ती है कि इन भावों पे लेना नहीं है। तो अनिल जी आप देखिए एक एक दिन लग रहा है कि कैसे कैसे। अनिल जी एक कैविएट और देता हूं, मैंने बेल की कॉल दी थी, आपको ध्यान होगा 101-1.5-2 रुपए में और 120 का टारगेट। अनिल जी वो 104 रुपए तक गया और 4 से 99, वो कॉल कोई बढ़िया नहीं है। सो अनिल जी वो 2 रुपए मिलना, चाहे वो मेरी कॉल हो किसी की भी हो, वो 2 रुपए मिलना और 5 रुपए नीचे आना, अभी भी वो रिजल्ट आने हैं, वो इतना एक्सट्रीम डिस्कंफर्ट दे रहा है कि अगेन वो सिग्नल दे रहा है कि शायद बेल के बाहर भी ट्रैप हो रहे हैं। मदरसन सुमी, डीएलएफ, अपोलो टायर, अनिल जी ऐसी लिस्ट है कि जो लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन होके कि सब ट्रैपिंग हो रही है। सो अनिल जी अभी तो क्या है कि छोटा स्टॉप लॉस तो जरूर होता है, हर छोटा स्टॉप लॉस, हर बड़ा स्टॉप लॉस किसी टाइम पे छोटा होता है, तो ये एक राइट टाइम पे अनिल जी जज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन आया हुआ है, फोमो हुआ हुआ है सबको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और जो लास्ट लेग ऑफ रैली होती है ना लिए उसको फोमो उसमें बहुत ज्यादा होता है और उसी में पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि उसको इतनी डिसेप्टिव होती है कि अगर धोखा खा गए तो बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। खाना है तो फोमोस का धोखा मत खाओ, ये ध्यान में रखो। ये राय है आपके लिए आशुष सर की तरफ से, तो आशुष सर सावधान करने के लिए आपको कह रहे हैं। और कुछ ही देर में आपके लिए आएगी एक और BTST पिक, और वो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे हिमांशु गुप्ता साहब आपको एक पिक देना चाहते हैं, तो हम हिमांशु गुप्ता साहब से भी संपर्क करेंगे और उनकी तरफ से एक बेहतरीन पिक आने की तैयारी में। लेकिन इस बीच अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स, जी दीप आप कुछ कहना चाहते हैं? दीप। नहीं अनिल जी, मैं एक बार बस व्यूअर्स को दिखाना भी चाहता था कि आज सुबह आज के 2000 में बंधन बैंक पर बिकवाली की राय रेकमेंड करी गई थी, पहला टारगेट आ गया और स्टॉक अभी भी वीकनेस दिखा रहा है। एक बार उसका रिकैप ले लेते हैं। बंधन बैंक 335-336 की रेंज में चल रहा है इस वक्त, इसे शॉर्ट करना चाहिए। और यहाँ पर 350 के आसपास 346.15 जो आज का हाई है, ये स्टॉप लॉस लगा ले। नीचे में 330 पहला छोटा टारगेट होगा, यहाँ पर आपको 2000 बन जाएंगे। 322 और 310 दो बड़े टारगेट के लिए नीचे की तरफ शॉर्ट करें। पहला टारगेट आ गया है सर, जहां तक बंधन बैंक का सवाल है 330 का आपका टारगेट था, जहां से 334-35 से दिया, वहां से लगभग 7-8 रुपए नीचे आया, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। ये थे आपके लिए राय। जहां तक बंधन बैंक का सवाल है, सुबह आपको बिकवाली की राय दी थी, वहां पर टारगेट भी आते हुए दिख रहा है और वीकनेस यहां पर शायद बनती हुई दिख सकती है। पर नजर रखिए कुछ और स्टॉक्स पर। सीमेंट स्टॉक्स की अभी बात चल रही थी, भसीन साहब जिस स्टॉक के बारे में थोड़ा आज सुबह बात करके गए थे, अल्ट्राटेक, वहां पर भी नजर रखना जरूरी है। अल्ट्राटेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं, चलिए जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताइए किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है?
बिल्कुल दीपांशु, देखिए वॉल्यूम्स के फ्रंट पर गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन रियलाइजेशंस की अगर बात करें तिमाही आधार पर रियलाइजेशन सुधरते हुए दिखेंगे। वॉल्यूम्स में हमारा अनुमान है कि 32% की गिरावट देखने को मिल सकती है। रियलाइजेशन सालाना आधार पर 2.3% गिरते हुए दिख सकते हैं, लेकिन तिमाही आधार पर 3.8% की बढ़त आती हुई दिखेगी। पिछले दिनों जो सीमेंट की कीमतों में बढ़त लगातार देखने को मिली, इसी का सहारा कुछ हद तक रियलाइजेशन को मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन साथ ही व्हाइट सीमेंट की आय और रेडीमिक्स कंक्रीट की आय पर नजर रखनी होगी, क्योंकि व्हाइट सीमेंट की आय में 40% की गिरावट का अनुमान है और आरएमसी यानी कि रेडीमिक्स कंक्रीट की आय में 50% की गिरावट के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही वॉल्यूम्स में गिरावट का असर क्लियरली मुनाफे पर पड़ता हुआ दिख सकता है। 55% की गिरावट कंपनी के मुनाफे में देखी जा सकती है। वहीं बिक्री में 24% की गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। मार्जिन 26% से 21% तक जाते हुए दिख सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जैसे कि सीमेंट की मांग, सीमेंट की कीमतें, वॉल्यूम्स की स्थिति और साथ ही कोरोना के चलते कारोबार पर कैसा असर दिखा है, इस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन नतीजे रियलाइजेशंस के लिहाज से ठीक रहेंगे। वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, ये है अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स का पूर्वानुमान आपके लिए। नंबर्स एसीसी अंबुजा को देखेंगे तो लगेगा आपको अच्छे आने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए अगला बिल्कुल बीटीएस डबल टी का हिमांशु गुप्ता के लिए। हिमांशु जी देना चाहते हैं अपनी स्पेशल बीटीएस टी पिक। आइए चलते हैं उनके पास। जी हिमांशु जी बोलिए सर, बताएं क्या करना है। गुड आफ्टरनून सर। खरीदारी की राय है। स्टॉक है माइंड ट्री। स्टॉक का सर अगर टेक्निकल सेटअप की बात की जाए तो स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट। वीकली और मंथली लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक सुबह से होल्ड कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से यहाँ पर आज ओआई एडिशन देखने को मिला है, ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ी मूव के लिए तैयार है। तो माइंड ट्री में यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है कि 1090 और 1120 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे और 1030 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 1090 और 1100। ओके, एक बार स्टॉप लॉस कितना बता रहे हैं हिमांशु, वापस एक बार बताएं प्लीज। सर खरीदारी की राय है माइंड ट्री में 1090 और 1120 रुपए के दो टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर 1038 रुपए का मैं एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। ओके, 1090 1130, क्या बात है, बड़े बड़े टारगेट हैं। और 1038 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आपने इतने बड़े टारगेट दिए इसलिए मैं थोड़ा सा चौंक गया, बट एनीवे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भरपूर तेजी और हिमांशु की राय है खरीदारी करने की। आपके लिए स्पेशल, आपके लिए बीटीएसटी कॉल हिमांशु की तरफ से यहाँ पर कर सकते हैं आप खरीदारी। 1038 का छोटा स्टॉप लॉस लगाएं, ये आपके लिए। आइए सचिन जी आपके लिए तैयार हैं बीटीएसटी कॉल के साथ और उसके बाद कल के 2000 की भी तैयारी आई। तो पहले सचिन जी के लिए बिल्कुल। बताएं सर। अनिल जी, बैलेंस करना चाहूँगा ट्रेड एंड शॉर्ट साइड पे टाटा मोटर्स अभी भी वीक है एंड जिस तरीके से हमने फ्राइडे के सत्र में 104 पे ये रेकमेंड किया था, मुझे लग रहा है अभी 104 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इसमें बिकवाली करनी चाहिए। जो टारगेट्स मैंने पहले दिए थे वो थे 100 एंड 96, तो अभी मुझे लग रहा है ये जो ट्रेड अभी इनिशिएट हुआ है वो 96 के टारगेट के लिए होल्ड करना है आपको। मुझे लग रहा है जो नीचे के दायरे हैं वो लगभग अभी 90 तक भी ओपन हो सकते हैं जिस तरीके से इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ है। तो जब तक स्टॉक 108 के ऊपर स्विंग नहीं होता, आई थिंक तब तक इसमें वीकनेस हावी रहेगी। तो यहाँ पे फ्रेश शॉट्स अभी भी डिप्लॉय करना चाहिए। टाटा मोटर्स में 96 का होगा टारगेट एंड 104 का होगा फ्रेश स्टॉप लॉस। टाटा मोटर्स मेरे ख्याल से सचिन जी ने भी, सॉरी सुमित जी ने भी शॉर्ट करने की राय दी। सुमित जी सुबह आपका भी शॉर्ट था ना टाटा मोटर्स? बिल्कुल अनिल जी, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, कन्विक्शन और स्ट्रांग है, गिरेगा स्टॉक यहाँ से। ओके ठीक है, तो टाटा मोटर्स शॉर्ट करने की राय सुमित जी की तरफ से भी है। हाँ, सुमित जी का था ना कॉल सुबह 102 में उन्होंने शॉर्ट करने की राय दी थी 98 और 95 रुपए के टारगेट के लिए और 96 रुपए का टारगेट यहाँ पर आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स में बिकवाली करने की राय इस वक्त। आइए इस बीच थोड़े और कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी ऊपरी स्तरों से लगभग 40-50 पॉइंट नीचे आया। बैंक निफ्टी भी 21,800 के आसपास, 21,801 का स्पॉट लेवल पे एकदम लोएस्ट लेवल वही बनाए। तो कहीं कोई आखिरी घंटे में रिकवरी है नहीं,
जबकि अमेरिकी बाजार आधा % फ्यूचर्स पर ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि कहीं कोई बड़ी दिक्कत वाली बात हो, लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों में रिकवरी के दूर दूर तक आसार नज़र आ नहीं रहे। तो डीप कमजोरी का माहौल ही दिख रहा है इस वक्त बाजार में। जी बिल्कुल अनिल जी, कमजोरी का माहौल दिख रहा है इस वक्त बाजार में, और सबसे ज़्यादा कमजोरी हमको बैंक से ही आती हुई दिख रही है। एक और हाई बीटा बैंक के बारे में बात कर लेते हैं जिसके नतीजों पर भी नजर रहेगी। यह है इंडसइंड बैंक का। हमारे साथ पूजा तैयार है बताने के लिए कि किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है इंडसइंड के नतीजों के लिए। बताएं पूजा। जी, इंडसइंड बैंक के नंबर से भी जो नतीजे रहेंगे वो स्थिर ही रहेंगे। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी ज़्यादा कुछ दबाव देखने का हमारा अनुमान नहीं है। और अगर ब्याज से की बात करेंगे तो वहां पर भी 11% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो प्रोविजनिंग बढ़ी रहेगी उसका असर इस बार मुनाफे पे पड़ेगा और 48% की गिरावट मुनाफे में देखने को मिल सकती है। इनका जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है और ऑटो कारोबार सेगमेंट है जिसमें कि इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, वहां पर लॉकडाउन के चलते कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। और इस तिमाही ये भी पॉसिबल है कि बैंक कुछ ज़्यादा अधिक प्रोविजनिंग इन अकाउंट्स के सामने कर सके। इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो 312% की अधिक प्रोविजनिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि Q4 में उन्होंने कर ली थी, लेकिन इस तिमाही वो थोड़ा और बफर ले सकते हैं इन सब अकाउंट के सामने। मॉरेटोरियम बुक से जुड़े बयान और रिकवरी पर नजर रहेगी और मॉरेटोरियम बुक में हो सकता है गिरावट भी देखने को मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार प्राइवेट बैंकों के नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं, लगातार ये अपडेट भी दिया जा रहा था निजी बैंकों की तरफ से कि धीरे धीरे ग्राहक मॉरेटोरियम जिन्होंने अवेल किया था वो अब वापस EMI पे कर रहे हैं, वहां से रिकवरी और कलेक्शंस काफी अच्छे हो रहे हैं। तो उस बुक में गिरावट देखने का अनुमान है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो काफी पॉजिटिव होगा इंडसइंड बैंक के केस में भी। हाँ, इनका और जो ऑटो कारोबार सेगमेंट है वहां पर किस तरह का मूवमेंट होता है, किस तरह का स्ट्रेस आता है, क्योंकि वहां से हम उम्मीद करें कि थोड़ी बहुत NPS देखने को मिल सकते हैं। तो किस तरह के कमेंट्स इस सेगमेंट से जुड़े आते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन नतीजे अच्छे ही दिखने का अनुमान है इंडसइंड बैंक की तरफ से भी। ओके, अच्छे नतीजों का अनुमान है इंडसइंड की तरफ से, पर स्टॉक में काफी वीकनेस आपको इस समय आती हुई दिख रही है। किरण जी, जस्ट अबाउट 500 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है इंडसइंड इस समय। कोई राय 500 के नीचे जाते हुए दिखता है स्टॉक, या होल्ड कर पाएगा इस लेवल को? आइडियली होल्ड करना चाहिए। उधर एक अच्छा ऑप्शन बैरियर है, ऑप्शन सपोर्ट है। तो मेरा मानना है कि 500 का एक अच्छा सपोर्ट है। फ्रेश बाइंग की बिल्कुल मैं सजेशन नहीं दे रहा हूं, पर अगर 500 निकल जाता है दीप तो फिर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो सपोर्ट है, मीनिंगफुल सपोर्ट है, वो डायरेक्टली 475 के नजदीक है। तो 500 पे एकदम मेक और ब्रेक लेवल की तौर पे देखना चाहिए। ओके, 500 एक मेक और ब्रेक लेवल है, उसके ऊपर ही इस समय होल्ड कर रहा है। देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं और फिर स्टॉक पे क्या रिएक्शन रहेगा। एक और स्टॉक जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए यह है नेस्ले। इसके भी नतीजे आने वाले हैं। डिफेंसिव स्पेस का स्टॉक है। चलिए जानते हैं देवांशी के साथ क्या है अनुमान नेस्ले के लिए। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार नतीजे जो है नेस्ले के थोड़े से बेहतर रह सकते हैं, यानी कि FMCG में से ये कंपनी है जिसमें ग्रोथ थोड़ी सी दिखने मिल सकती है। आप देखिए इस बार जो आय है इसकी करीब 7% तक बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो स्नैक्स और रेडी टू ईट सेगमेंट है यहाँ पे हमने काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी है और इसी के चलते आय को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। इनके जो हेल्थ सीरियल्स है इसकी भी बिक्री काफी बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन आप मैगी की बिक्री देखिए, इसके चलते आय को काफी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इनकी जो विज्ञापन खर्च और अन्य खर्च है इसमें कमी होती हुई दिखी थी और इसी के चलते जो कामकाजी मुनाफा है करीब 9 से 10% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन इस बार करीब 30.5% से बढ़कर 24% के लेवल्स के आसपास रह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जो दूध की कीमतें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी हैं, शुगर की कीमतें हल्की सी बढ़ती हुई दिखी थी, तो इसके चलते मार्जिन पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्जिन बढ़ेंगे 24% के लेवल्स के आसपास। साथ ही टैक्स घटेगा और इसी के चलते मुनाफे को काफी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। करीब 15% मुनाफा बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। कुल मिलाकर नंबर्स अच्छे रहेंगे। अब देखना होगा कि अभी भी सप्लाई चेन में क्या दिक्कतें हैं, जो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से है, और साथ ही पिछले 2 महीने में किस तरह से मैगी की बिक्री आती हुई दिखी है, रूरल एरिया में किस तरह से बिक्री आती हुई दिखी है, और वॉल्यूम ग्रोथ का जो ट्रेंड है, प्राइसेस में कोई बढ़ोतरी की है यानी, ये सब कमेंट्री में देखना काफी अहम होगा। लेकिन नतीजे थोड़े से बेहतर आएंगे नेस्ले की तरफ से।
ये है आपके लिए नेस्ले पर इस वक्त नतीजों से पहले की राय। किरण जी, नतीजों से पहले कोई ट्रेड बनता है या नहीं बनता है, ये जरा सोच के रखिएगा आप। तब तक है ना, वी गार्ड के रिजल्ट्स आए तो मैं एक बार वी गार्ड से रिजल्ट देख लूँ। और सुमित जी, वी गार्ड के चार्ट्स आप देखिएगा, 52 करोड़ से मुनाफा घटकर 3.5 करोड़ के आसपास आया है। कंसोलिडेटेड मुनाफा है ये वी गार्ड का, आय 707 करोड़ से घटकर 410 करोड़ के आसपास की आई है। ये वी गार्ड के रिजल्ट से 165 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पहले सुमित जी, आप एक बार जल्दी से बता दें राय आपकी क्या है इस पर वी गार्ड पर नतीजों के बाद। अनिल जी, वी गार्ड अपने आप को गार्ड नहीं कर पाएगा। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक ने नीचे में सपोर्ट भी तोड़ दी है और 160 रुपए के नीचे अगर ये फिसला तब तो गिरावट और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। कोई भी खरीदारी की सलाह नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से गिरावट दिखाएगा, 160 का लेवल तोड़ेगा और फिर आने वाले दिनों में 150 रुपए तक के लेवल भी वी गार्ड में देखने को मिल सकते हैं। कोई भी पुल बैक बाउंस बैक आता है तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की सलाह रहेगी। हमारी तरफ से यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। ओके, आपके लिए बिकवाली की सलाह है, पुल बैक आए ऊपर आए तो एग्जिट करने की सोचे, खरीदने का बिल्कुल भी नहीं। आइए बैन से बेनिफिट देख लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है इस वक्त। आइए, वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष, कौन निकलेगा बाहर? अनिल जी, 10 स्टॉक्स बैन में, 10 में से 3 निकलने की तैयारी में है। 3 स्टॉक में नाम पहला आता है सन टीवी का, 78% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी निश्चित है बैन से बाहर आ जाएगा। ग्लेनमार्क यहाँ पर भी करीब 79% यानी 79% हो गई है और नाल्को भी सिमिलर है 79%, यानी 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बैन से बाहर आने की तैयारी में। और एंट्री के लिए कौन तैयार है? जी, एंट्री में तो लंबी कतार है, 7 स्टॉक खड़े हैं बैन में आने के लिए। इंडसइंड बैंक अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर 112% होगी, यानी पक्का बैन में आएगा। कैनरा बैंक 111% बैन में आएगा। जेएसपीएल 105%, वेदांता 104%, बैंक ऑफ बड़ौदा 96%, डीएलएफ 96% और एल&टी फाइनेंस करीब 95%। तो 95-96 वालों को छोड़ भी दें जो बॉर्डर पे है, 4 तो पक्का ही दिख रहे हैं। इंडसइंड बैंक कल रिजल्ट से पहले बैन में, कैनरा बैंक, जेएसपीएल एक दिन के लिए बाहर आया था, ऐसा लगता है घूमने फिरने के लिए, वापस अंदर। और वेदांता, ये इंटरेस्टिंग है, ये नया स्टॉक है जो 104% के साथ बैन में जाने को तैयार है। बैंक ऑफ बड़ौदा बॉर्डर पे, डीएलएफ बॉर्डर पे, एल&टी फाइनेंस आज बाहर निकला है फिर से बॉर्डर पे, हो सकता है मैनेज कर ले ना जाए, लेकिन 4 स्टॉक तो जाने पक्के और 3 आने पक्के हैं। तो कल भी 11 स्टॉक्स रहेंगे बैन में, इस बात की संभावना पूरी दिख रही है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो ये है आपके लिए सारे स्टॉक्स। अच्छा, नेस्ले पर रिजल्ट से पहले कोई ट्रेड बनता है या नहीं बनता है, ये सवाल मैंने पेंडिंग रखा था। किरण जी, आपके लिए बताएं सर। चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है और नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल जहां पे रिजल्ट के बाद ध्यान रखना चाहिए वो होगा 17,700, 17,350 पे ट्रेड कर रहा है। 17,700 के ऊपर अगर चलता है रिजल्ट के बाद तो फ्रेश ब्रेकआउट आएगा और फिर बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। और अभी के लिए मेरा मानना है कि आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस जी आप अपनी बात पूरी करें। जी किरण जी, सॉरी। ओके, और जिनके पास पोजीशंस है तो उनके लिए थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉप लॉस है मेरा, वो रहेगा 16,800 का। पर ये स्टॉप लॉस सही है, वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। और जैसे मैंने कहा 17,700 800 निकल जाए तब और भी एग्रेसिव होके बाय करने की सलाह होगी। ओके, ये है आपके लिए नेस्ले पर राय। देखते हैं किस तरह के यहाँ पर नतीजे आते हैं। पर आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, जल्दी से बिगुल बजा के जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है इस समय। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स तो थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इस समय, 125 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी थोड़ी और खरीदारी आ गई, ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। यूरोप में सुस्ती जरूर है पर वहां पर भी निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई चल रही है, बल्कि जर्मनी के बाजार तो अब पॉजिटिव भी हो गए हैं। तो ग्लोबल क्यूज सुधरते हुए दिख रहे हैं सर, पर भारतीय बाजार में अभी भी प्रेशर है, क्या सजेस्ट करेंगे? और दीप, बड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला है और ये ऐसे में समझना बड़ा भारी काम है। डाउ आपको बेचने नहीं देगा, बैंक निफ्टी अपने मार्केट अगर आप देखेंगे तो आपको खरीदने नहीं देगा। निफ्टी आप देखेंगे तो आपको उतनी तसल्ली रहेगी कि अभी भी हम कोई इंपॉर्टेंट लेवल को नहीं तोड़ रहे हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। निफ्टी 80 पॉइंट भी नीचे नहीं है और बैंक निफ्टी 800 पॉइंट नीचे है।
तो बहुत कन्फ्यूजन वाला मार्केट है। और जब कन्फ्यूजन वाला मार्केट हो तो दो ही चीज़ें होती है, पहली चीज़ ये है कि थोड़ा दूर रहें, और दूसरी चीज़ ये कि नीचे के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली जब आपने एक तरफा तेज़ी बहुत देखी हो। तो ऐसे में अपनी पोजीशन को हल्की रखें। अगर आपके पास तेज़ी की पोजीशन है तो हल्का कर लें, मंदी की पोजीशन है बैंक निफ्टी में तो काट लें, निफ्टी में है तो अभी भी रख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में अभी तक रिस्क ज़्यादा नहीं है। 100 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है आपका, 21,225, 21,250, माफ़ कीजिएगा 11,125, 11,225, 11,250 का स्टॉप लॉस है। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 11,250 से आप होल्ड कर सकते हैं। 11,000 के नीचे असली कमजोरी होगी, नहीं तो मुझे लगता है तब तक थोड़ा वक्त शायद 11,000, 11,250 की रेंज में बिताएं। 21,800, 21,900 हम लगातार कह रहे थे बैंक निफ्टी के लिए, पहला टारगेट सही करेक्शन का जो बनता है वो यही बनता है, यहीं पर आकर रुक रहा है। तो अब जो भी फ्रेश ट्रेड लेना है कल की कल देखी जाएगी, आज कुछ भी नहीं, शांति है। जी दीप। बिल्कुल, तो फ्रेश ट्रेड अब लेने की ज़रूरत नहीं है, कल ही देखेंगे। अगर निफ्टी की कोई शॉर्ट पोजीशन है तो उसे अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। वैसे एक रेंज बाउंड एक्शन है। बैंक निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले जब स्ट्रैटेजी दी एनजी ने तब भी उन्होंने कहा था कि अब शॉर्ट्स बंद कर दीजिए बैंक निफ्टी पर, हालांकि डेज लो पर इस समय वहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एक और सेक्टर है मार्केट का जहाँ पर आपने कमजोरी आ जाते हुए देखी है, वो है पूरा का पूरा ब्रोकरेज एरिया, जो ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं, स्पेशली आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ पर नजर डालिए, ऑलमोस्ट 10% की गिरावट है। क्या है ट्रिगर, क्या है कंसर्न्स ब्रोकरेज स्टॉक्स के लिए, स्पेशली आईसीआईसी सिक्योरिटीज के लिए? चलिए जानते हैं संदीप ग्रोवर के साथ। संदीप, बताइए किस तरह का प्रेशर बन रहा है यहाँ पर? और देखिए पूरे सेक्टर की जहाँ तक बात है दीप, तो एक कंसर्न जो कि एमिनेट हो रहा है वो ये है कि 1 अगस्त से कुछ नियम है जिनमें बदलाव हो रहा है, जिस वजह से आप देखिए मार्केट पहले से इन स्टॉक्स को लेकर थोड़ा सा घबराहट में है। ब्रोकिंग हाउसेस की जो लिक्विडिटी है, इनकी जो वॉल्यूम्स हैं, उसके ऊपर असर देखने को मिल सकता है। और ये दरअसल इसलिए क्योंकि 1 अगस्त से जो बदलाव होने जा रहे हैं उसमें आप खास तौर पर देखें तो जो चीज़ एमिनेंट सामने आती हुई देखिए वो ये है कि अगर आप कोई भी शेयर बेचते हैं उससे आपको जो रकम मिलती है उस रकम से अगले 2 दिन तक, यानी कि T+2 बेसिस पर जब तक आपके पास डिलीवरी आ नहीं जाती है, चली नहीं जाती है, तब तक आप कोई भी नया सौदा उस रकम से तो कम से कम नहीं ले पाएंगे। ये एक क्लैरिफिकेशन कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस की ओर से आता हुआ दिखा है, जिस वजह से आप देखिए थोड़ा सा लिक्विडिटी को लेकर या जो पोजीशंस हैं उनको लेकर कंसर्न जो है वो मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात है कि एफएनओ की तरह अब जो कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पर भी आपको मार्जिन मेंटेन करना होगा। अब थोड़ा सा आपके लिए चौंकाने वाली या हैरान करने वाली बात होगी, जी हाँ, एफएनओ में तो आप देखिए स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन लगता है। अब अगर आप कैश के ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें भी आपको एक तो वीएआर और प्लस एक्सट्रीम जो लॉस मार्जिन है ईएलएम के नाम से जो होगा वो आपको मेंटेन करना है, जो कि करीब 22% के आसपास का होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा सकता हूं दीप। मान लीजिए फर्ज करिए आप 1 लाख के आसपास के शेयर्स बेचते हैं, तो अगर आपके पास डिलीवरी में आपके पोर्टफोलियो में 1 लाख के शेयर पड़े हुए हैं, उनको भी अगर आपको बेचना है तो आपके पास 22,000 के आसपास का मार्जिन आपको मेंटेन करना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक तो जो एक्सेस मार्जिन आपको मेंटेन करना होगा वो एक चिंता की बात है, और दूसरी बात जो आपके पास 2 दिन तक पैसे आएंगे आने वाले हैं जिसको आप पहले इस्तेमाल कर पाते थे, अब उसे आप 2 दिन तक नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। जहां तक मार्जिन की बात है उसे तो ब्रोकर्स ने किसी हद तक उसका तोड़ निकाल लिया है, वो है अर्ली पे इन। उसका एक तरीका ढूंढ लिया गया है कि आप जिस दिन आपका सौदा होता है उसी दिन आपका जो डीपी है उसमें से जो आपके शेयर्स हैं उनको डेबिट कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा, तो कम से कम आपको मार्जिन से तो कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी। लेकिन ये जो 2 दिन के लिए आपको अपने ट्रेड करने के बाद रकम का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, ये एक चीज़ है जो कि ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को चिंता में डाल रही है, खासतौर पे जो कैश सेगमेंट के सौदे हैं उनकी जहाँ तक बात है। और यही कारण है कि आप देखिए आज जो ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं, क्योंकि लिक्विडिटी कम हो जाएगी, कुछ इनके जो वॉल्यूम्स है उसमें असर आ जाएगा, उसको कहीं ना कहीं मार्केट आज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यही वजह है कि ब्रोकरेज कंपनी के सारे स्टॉक्स, हालांकि वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का गिरना थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्योंकि आमतौर पर अगर ये नियम लागू किए जाते तो वैसे तो कैश मार्केट का बिजनेस कम होगा, लेकिन फ़ायदा जो होगा वो शायद ऑनलाइन ब्रोकर्स को होगा, ऑफलाइन ब्रोकर्स के लिए मुश्किल वाला मामला हो जाएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है, इस पर सेबी क्या डिसीजन लेती है। इस पर मैं एक राय हमारे एक्सपर्ट्स की भी लूँगा, लेकिन चूंकि बाजार की क्लोजिंग का वक्त है तो पहले एक स्टॉक पर राय ले लूँ, और वो बंसल जी आपको देना जरूरी है। दीपक फर्टिलाइजर दिन के हाई पॉइंट पर 144 पर ट्रेड करा है, 135-36 पर आज सुबह आपने 10 की कमाई के हिसाब से रिकमेंड किया था, अकेले ही सिंगल हैंडेड बंसल जी ने किया, कुणाल जी की सहमति के साथ, पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ, और दिन के हाई पॉइंट पर बंद हो रहा है। वैसे तो आपकी 10 की कमाई के स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लेकिन आज दिन में अच्छा पैसा बन रहा है, तो बंसल जी क्या बुक करें या रखें अभी भी इसको? नहीं अनिल जी, पहली बात तो ये कुणाल जी एब्सेंट हैं, बट रजामंदी से स्टॉक रिकमेंड हुआ है, होल्ड करने की राय है। अगर आप बहुत भी जल्दी करें
तो 155 से पहले मुनाफा नहीं बांधना चाहिए। अनिल जी सुबह बताया था कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये कंपनी बनाता है, उसमें लीडर है, सैनिटाइजर में यूज हो रहा है, तो री रेटिंग का कैंडिडेट है। जिन्होंने लिया है होल्ड करें, एटलीस्ट 155 से पहले मुनाफा नहीं बांधना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो अभी होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें। और दीपक फर्टिलाइजर के नीचे नीचे दीपक नाइट्रेट है, वो भी आज 610-12 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक भी गजब दौड़ लगा रहा है, मतलब जो शुरुआत इसकी की सिद्धार्थ जी ने, उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, बड़ी तेजी के साथ ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक्सचेंजेस BSE और CDSL ये दोनों स्टॉक भी बड़ी मजबूती के साथ आगे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। BSE जो हमने मालामाल वीकली के तौर पर ये स्टॉक दिया था 510 पर ट्रेड कर रहा है। CDSL देखिए 8% मजबूत होकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो लॉकडाउन में एक ही बिजनेस चला है और वो चला है अकाउंट खोलने का। धमाधम अकाउंट खुले हैं, धमाधम ट्रेड हुए हैं, लेकिन अब पहली तारीख के बाद क्या कुछ होगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। जो नियम है थोड़े से कड़े होते दिख रहे हैं, मार्जिनिंग सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है। देखते हैं बाजार उस पर किस तरह से रिएक्शन देता है, पहली तारीख के बाद कितना कुछ वॉल्यूम आपके लिए होता है। आइए बाजारों के बंद होने का वक्त हो रहा है, मैं जल्दी से आपको बता दूं कौन से स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहे। एशियन पेंट्स नतीजों के बाद 3.5% की मजबूती, टॉप गेनर। HCL टेक 3% मजबूत बंद हुआ है। इन्फोसिस TCS ने भी अपना योगदान दिया। तो IT शेयरों ने आज बाजार को बचाने की है कोशिश। अल्ट्राटेक सीमेंट नतीजों से पहले 2.5% मजबूत। BPCL में 2% की रही तेजी। मारुति, टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में भी खरीदारी रही। तो फिर कमजोर क्या है? ICICI बैंक 6%, माय गॉड, नतीजों के बाद यहाँ पर बड़ी तेज गिरावट आती हुई दिखी है। जी एंटरटेनमेंट 4% नीचे आया। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक 3% ये गिरे हैं, यहाँ से दबाव बड़ा बना है। फार्मा शेयरों में भी आज गिरावट तेज रही। सन फार्मा, सिप्ला ये सारे के सारे कमजोरी के साथ बंद हुए। बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में भी आज तेज गिरावट रही। ये था निफ्टी के शेयरों का हाल। आइए अब वायदा कारोबार की तरफ, कौन से स्टॉक्स यहाँ पर एक्शन में रहे वो बता दूं। JSPL बैन से बाहर आते ही 5% की मजबूती। मुथूट फाइनेंस आज एकदम सही वक्त पर विश्वेश जी ने इसे पसंद किया और उसके बाद वागले साहब ने स्टॉक 5%, 4.5% मजबूत बंद हुआ। ICICI प्रू भी आज हमारे क्लोजिंग शो में राकेश जी और साथ ही किरण जी दोनों की तरफ से खरीदारी की रहा है, स्टॉक मजबूत बंद हुआ। NIT टेक विश्वेश जी और वागले साहब को पसंद था, स्टॉक 4% मजबूत बंद हुआ है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ बंद हुए। अंबुजा सीमेंट सुबह हमने कहा था कि ऊपर में 208, 210 एग्जैक्टली आप देखिए 209 रुपये 20 पैसे का हाई बनाया। जो ऊपरी रेंज दी थी उस वहाँ पर ओके 220 की ऊपरी रेंज थी, माफ़ कीजिएगा। आइए जो स्टॉक्स कमज़ोर रहे, M&M फाइनेंस आपको 2 दिन पहले हमने जब पूरा एनालिसिस किया, कहा कि आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए M&M फाइनेंस में से। 9% M&M फाइनेंस अब नीचे आया वायदा कारोबार के बैन से बाहर आते। इक्विटास 7% नीचे, उज्जीवन 7% नीचे बंद हुआ है। ICICI बैंक में भी रही तेज गिरावट। आइए शाम के शोज में आपको बता दूं क्या कुछ खास है आपके लिए। पहला तो नेशनल पेंशन स्कीम, मुझे कुछ लोगों ने ट्विटर पे ये मैसेज किया था कि वो NPS के बारे में पूरा समझना चाहते हैं कि क्या कुछ NPS के नियम है, किस तरह से कायदे कानून है। तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं आज शाम को 8:26 पर। मिस मत कीजिएगा। NPS में किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट क्या है, रिटायरमेंट पे किस तरह से बेनिफिट मिलेंगे, कितना पैसा आपको लमसम मिलेगा, कितना एन्युटी के तौर पर मिलेगा, कितना टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल नहीं होगा। तो NPS से जुड़ा आप जो भी सवाल जानना चाहते हैं, पूरा आधा घंटे का शो है, आपको एक एक डिटेल मिलेगी NPS की पाठशाला में आज रात 8:30 बजे। आइए, और शाम को 6 बजे का शो बंसल जी के लिए खास है। और बंसल जी आज का शो इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने जा रहे हैं। कोरोना को मात देने के लिए सब लोग अपना इम्यून सिस्टम यानी कि अंदर की मजबूती को बढ़ा रहे हैं, और मजबूती बढ़ाने के सबके अपने अपने तरीके। कोई लोग मतलब अलग अलग तरह के काढ़ा पी रहे हैं, मतलब अब लेकिन ये पता नहीं कि वो जो काढ़ा पीना है वो कितना पीना है, एक दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, प्लस उसमें जो भी मसाले वगैरह हैं वो क्या प्रोपोर्शन में डालने हैं, कितना क्या डालना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। ओवरडोज हो रहा है तो लोगों को अल्सर, पेट दर्द, लीवर पर नुकसान हो रहा है, वो भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। इसी तरह से जैसे सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो कुछ लोग मतलब वो सैनिटाइज़र कोई एक बार मतलब उसकी वजह से लोगों की स्किन में भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो आज हम इसी पर खास शो करेंगे शाम 6 बजे, मिस मत करिएगा। हमारा शो है कोरोना में अति कोरोना। कोरोना में अति कोरोना मतलब उतना ही करें। अब बंसल जी आपने वो देखा है मतलब लोगों को जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिस्टम ऐसा है कि जब आपका खुद का सैनिटाइज़र है तो आपने एक बार लिया पुछ ऐसा करके, और किसी दूसरे का सैनिटाइज़र है तो 3 बार पुछ पुछ पुछ, ऐसा आपने भी देखा है कई लोगों को करते हुए?
देखिए अनिल जी, मैं हकीकत बताऊं अनिल जी, जो आपका शो है अनिल जी आज मुझ पर भारी पड़ने वाला है। रीजन ये है कि अनिल जी कि मैं सैनिटाइजर जब बाहर निकलता हूं तो बार बार सैनिटाइजर यूज करता हूं, और मेरी बेटर हाफ और मेरा बेटा अनिल जी मुझे टोकते रहते हैं कि कैंसरस है। तो आज का शो अनिल जी अगर मेरी बेटर हाफ और मेरे बेटे ने देख लिया तो हो सकता है कि कल सुबह मैं आप लोगों को शो पे ना मिलूं। मेरी अच्छी खासी क्लास लगेगी अनिल जी। सैनिटाइजर मैं भरपूर उपयोग करता हूं, और अनिल जी बिल्कुल सही है, जब मैं किसी के यहाँ जाता हूं तो उसके यहाँ जितना मैं अपना यूज करता हूं उससे ज्यादा उसका यूज करता हूं अनिल जी। क्या बात, ये देखिए, ये ईमानदारी की बात है, इसमें कोई देखिए वो सेम वैसे ये काढ़ा भी है, मतलब कितना पीना है, तो कहीं किसी के यहाँ गए काढ़ा पीना है तो पीना पड़े तो नुकसानदायक, और पिलाना पड़े तो नुकसानदायक, और पीना पड़े तो फायदेमंद, वैसा वाला हाल है कि मिल रहा है तो ज्यादा पी लो। आशीष जी, कितना काढ़ा पीना चाहिए, कुछ इसका अंदाजा है आपको? अनिल जी, मेरी ये जो राकेश जी बोले ना, मेरी सिस्टर भी मुझे वो 2-3 मेडिसिन रेकमेंड कर चुकी है, काढ़ा भी रेकमेंड कर चुकी है। पर अनिल जी, मुझे लगता है कि टचवुड हम इंडियन में एक नेचुरल इम्यूनिटी बनी हुई है, और मुझे लगता है कि जब तक वो चल रहा है तो वो मतलब वैसे ही चलते रहना चाहिए। हैविंग सेड दैट, पर अनिल जी बहुत लोग रेकमेंड करते हैं कि एज ए प्रिकॉशनरी अपना ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सब चीज़ें करनी चाहिए। तो आई थिंक अनिल जी ये पर्सनल चॉइस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो कोई दूसरा पिलाए तब भी काढ़ा लिमिट में पिए, दूसरों का सैनिटाइजर है तो भी एक ही बार लें, जितना अपना लें उतना ही दूसरों का लें, ये ध्यान में रखें। सैनिटाइजर भले ही उसका है, हाथ तो आपके अपने, स्किन आपकी अपनी है, वो भारी पड़ जाएगा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। तो लिमिट में काम करें, तो वो लिमिट क्या है, अति नहीं करनी है, ये शाम को 6 बजे आपको बताया जाएगा हमारे खास शो में, चिंता न करें। अच्छा, दूसरा, अब फाइनल क्लोजिंग आ गई है, 11,131 62 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी बंद हुआ है, 813 अंक नीचे बंद हुआ है, 21,848 पर बैंक निफ्टी, 194 अंक सेंसेक्स बंद हुआ है 0.5% के नुकसान के साथ। अब जो ये ब्रोकरेज कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं और जो कुछ दिख रहा है मार्जिन सिस्टम को लेकर काफ़ी कुछ चिंताएं उभर रही है, आशु जी क्या कहना है आपका? कैश मार्केट में जो मार्जिन सिस्टम नए लागू होने जा रहे हैं 1 अगस्त से, वो क्या भारी पड़ेंगे, उनसे वॉल्यूम कम होगा और क्लाइंट्स की कॉस्ट बढ़ेगी, क्लाइंट्स के लिए मुश्किल होंगी? यस अनिल जी, डेफिनेटली मुश्किल होगी, क्लाइंट्स के लिए मुश्किल होगी, ब्रोकर्स के लिए मुश्किल होगी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम और हो जाएगा, ये जो सेबी एमटीएफ है ये और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो जाएगा, इंट्राडे जो टर्नओवर है वो कम हो जाएगी। सो अनिल जी, इसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और बिल्कुल बहुत मुश्किल दिख रही है। एंड आई थिंक एवरीबडी इज नॉट प्रिपेयर्ड। अभी भी लोग इधर से उधर FAQs डाल रहे हैं और हम भी सबको कोशिश कर रहे हैं कि क्लैरिटी दें, बट आई थिंक टफ टाइम्स अहेड अनिल जी, मुश्किल होने वाली है। और बिल्कुल ये जो बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो 2 दिन तक क्रेडिट भी नहीं मिलेगा अपना माल बेचने के बाद, और ये सारी चीज़ें जो प्लेज और ये सब जो आने वाले हैं अनिल जी, अगले 2-3 महीनों में आने वाले हैं, ये बहुत ही टफ होने वाला है काम। लेकिन जैसे अनिल जी हमारा मानना ये है कि 2000 से जब भी कभी डीमैट आया, कभी रोलिंग सेटलमेंट आई, कभी ये ऑनलाइन, धीरे धीरे सब कहते थे वॉल्यूम खत्म हो जाएगा या अफेक्ट करेगा, वो टेम्परेरीली करता है, लेकिन कोई ना कोई जैसे होता है पानी रास्ता ढूंढ लेता है, ऐसे ढूंढ लेता है। बट इस बार आई थिंक द फियर्स आर मच मोर बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टू कार्वी और बाकी चीज़ों के चलते जो रेगुलेटर है वो भी बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो अनिल जी चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं कि पैसे ज़्यादा डालने पड़ेंगे लोगों को। अभी लोग मार्जिन से परेशान रहते हैं, तो इससे कभी कभी अनिल जी ये कहते हैं जो सो कॉल्ड डब्बा ट्रेडिंग टाइप होती है उसको ना बढ़ावा मिल जाए। तो मुझे लगता है सारी चीज़ों को ध्यान में रख के रेगुलेटर को इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई अनस्क्रूपलेस चीज़ नहीं हो इसके चलते। ठीक बात है, बहुत फेयर इनफ, क्योंकि हाँ ये भी बात सही है कि अगर बहुत ज़्यादा मार्जिनिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो डब्बा ट्रेडिंग को भी बढ़ावा देते हैं, वो भी देखना जरूरी होगा। और किसी हमारे एक्सपर्ट्स की कोई राय मार्जिनिंग सिस्टम को लेकर या जो मार्जिन्स बढ़ रहे हैं उसको लेकर, अगर आप में से कोई अपनी राय व्यक्त करना चाहें, कोई विचार व्यक्त करना चाहें कि भाई ये जो नियम बदलने जा रहे हैं किस तरह से वॉल्यूम पर असर डालेंगे, किस तरह से क्लाइंट्स को अब ज़्यादा पैसे रखने होंगे या फिर एडजस्टमेंट करके चलने होंगे। मैं इसलिए आज सुबह भी अपील कर रहा था कि देश भर में जितने भी लोग हैं, ट्रेड करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो कृपया करके 1 अगस्त के बाद अपने ब्रोकर से लड़े भिड़े ना, झगड़े ना कि आप हमें लिमिट नहीं दे रहे हैं, ये नहीं करें, नियम बदल रहे हैं, आपको थोड़ा सा वक्त बदले हुए नियमों के साथ बिताना होगा। कोई ब्रोकर ये नहीं चाहता कि उसका क्लाइंट ट्रेड ना करे। क्लाइंट अगर ट्रेड नहीं करेगा तो ब्रोकरेज कहाँ से बनेगी? तो ब्रोकर का इंटेंशन हमेशा ही होता है, लेकिन कई बार ये है कि कायदे कानून नियम अलग होते हैं, उसका भी ख्याल रखना, उसका भी पालन करना काफ़ी ज़रूरी है। बंसल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी
देखिए अनिल जी, मार्जिन सिस्टम मुझे तो अनिल जी काफी गलत लग रहा है। ये जो है आपने आज बेचा तो 2 दिन तक आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो एडजस्ट नहीं होगा, कुछ और खरीदोगे। तो अनिल जी मेरी नजरें तो अनिल जी आपके ऊपर हैं कि आप कब इस चीज के लिए अनिल जी आवाज उठाते हैं, सेबी से गुहार लगाते हैं, क्योंकि अनिल जी काफी खराब होगा। ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम फिजिकल से डीपी में गए थे, उस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये। अनिल जी सिस्टम में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गलती हुई है इसको फ्रेम करने पर, और इसको रेक्टिफाई अनिल जी करना चाहिए, सेबी को करना चाहिए। अब देखना ये है कि सेबी अपने आप करती है कि आप अनिल जी, मेरी तो गुहार आपसे है कि आप इसके लिए एक आवाज उठाएं। मैं तो सुबह ही उठा चुका हूँ, आज आपने लगता है मिस कर दिया। इसका मतलब आपने देखा नहीं, सुबह 8 बजे दीप ने ही पूछा था ये सवाल, और डीपी कह भी रहे थे कि इसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इसका क्या असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने तो कहा भी है, सेबी से अनुरोध भी किया है कि एक बार इस पर पुनर्विचार करें। देखिए सेबी का काम मार्केट की सेफ्टी रखना है और एट द सेम टाइम मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखना है। दोनों ही चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना है कि ब्रोकर्स डिफ़ॉल्ट भी ना हो और साथ ही साथ ऐसा भी ना हो कि बाज़ार से बिल्कुल लिक्विडिटी ही गायब हो जाए। नहीं तो फिर ये होगा कि वही ले दे के जो इस वक्त अमेरिका में हाल है या फिर हमारे बाज़ारों में भी हाल है कि ले दे के 5-10 स्टॉक में पूरा मार्केट वहीं घूमता फिरता दिखेगा। बाकी स्टॉक्स चूंकि पहले हो गए, लिस्ट हो गए, अब वो लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पर कम होता हुआ दिखेगा, पार्टिसिपेशन कम होता हुआ दिखेगा। तो बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, जहाँ क्लाइंट्स की सेफ्टी भी रहे और ब्रोकर्स पर भी लगाम लगा कर रखे सेबी, जहाँ मार्केट की लिक्विडिटी भी रहे और ब्रोकर्स डिफ़ॉल्ट भी ना हो और मार्जिनिंग सिस्टम भी प्रॉपर रहे। तो आई एम श्योर कि सेबी की जो विजडम है, सेबी का जो एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए, और मुझे ये भी पता चला कि एनमी बीएससी ब्रोकर्स फोरम इन्होंने काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस दिए भी हैं सेबी में, काफ़ी ब्रोकर्स भी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। तो उनको देखते हुए सेबी एक कोई न कोई इस पर पुनर्विचार करके एक ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे कि सबका काम बन जाए। क्लाइंट्स को भी जहाँ वाकई में ज़रूरत है लिमिट देने की, चलिए आपने शेयर बेच दिया है तो उसके सामने आप खरीद लें। जहाँ मार्जिन ऑलरेडी स्टॉक में स्टॉक अगर ब्रोकर के पास ही है तो वहाँ मार्जिन ना देना पड़े। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बदली जा सकती है। और कुछ इस मामले में एक जो चीज़ है जो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, और वो ये कि कुछ समझदारी का काम, कुछ लीवे ब्रोकर के ऊपर भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर ब्रोकर अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से पहचानता है या अपने सब ब्रोकर फ्रेंचाइजी को पहचानता है और उसको देखकर वो कॉल लेता है। अनलेस कि हाँ, हो सकता है अगर कोई हाल ही के 3-4 महीनों में और ख़ास तौर से जब मार्केट गिरा है तब अगर कोई बड़े डिफ़ॉल्ट हुए हों और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस सेबी का है, तब तो वो तो हमें नहीं पता, और उसको देखते हुए अगर सेबी कोई डिसीजन ले रही तो बिल्कुल सही ले रही होगी। लेकिन अगर वैसा कोई केस नहीं हो तो अदरवाइज़ फिर हमने ऐसी ऐतिहासिक गिरावट देख ली जो 35% मार्केट गिरे 30-40 दिनों में, इससे ज़्यादा ख़राब तो क्या होगा। जब इतना ख़राब भी हम जेल गए तो फिर बहुत ज़्यादा शायद ना स्ट्रिक्ट हों और थोड़ा बहुत ब्रोकर के जजमेंट पे छोड़ दें, तो मेरे ख्याल से वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए, मार्केट के लिए, रिटेल क्लाइंट्स के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो ब्रोकर्स की आवाज़ भी पहुँचे, सुन ले, तो मेरे ख्याल से एक बीच का रास्ता प्रॉपर निकल कर आए जिस पर सबके लिए आसान हो सकता है काम। हर चीज़ बात करने से सुलझ जाती है, बन जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बार बार मैसेज डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। हर एक का अपना व्यू होता है, आपका व्यू जो है वो सामने वाले के व्यू से अलग हो सकता है, मेरा व्यू आपके व्यू से अलग हो सकता है। तो सब अपने अपने एंगल से देखते हैं, सबकी अपनी अपनी प्राइम जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ज़रूरत है सब लोग साथ में मिलकर इस पर थॉट प्रोसेस लेकर आएँ, विचार विमर्श करें और एक फाइनल डिसीजन लें। एंड आई एम श्योर ये जल्दी होता हुआ दिखेगा। 1 अगस्त को नियम लगे उससे पहले कुछ इसमें शायद एक बीच का रास्ता निकल कर आए। आइए चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है, और विदा लेने कुणाल जी तो है नहीं, राकेश जी और वागले साहब, सुमित जी, आप तीनों का शुक्रिया। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, किरण जी का भी शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह से हंसते खिलखिलाते हुए, चाहे मार्केट कैसा भी रहे। लेकिन फिलहाल अगर आपका मूड मार्केट को देखकर थोड़ा भी ऊपर नीचे हल्का फुल्का ख़राब है तो कृपया करके सोने चांदी के भाव देख लें, मूड आपका चुस्त दुरुस्त हो जाएगा और चेहरे पर चमक लौट आएगी, भले ही आपके पास हो ना हो। भाव देखने से ही अच्छा फील आ जाता है, और फिर भी अगर आपको उसके अलावा भी आपको अच्छी फील ना आए तो आप अपना बिगुल एक बार फिर से देख लें। ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर अपने बिगुल से पूरी तरह से मुस्कान लौट ही आएगी। चलिए, आप सबसे लेंगे विदा, मुझे दीप को दीजिए इजाज़त, कल सुबह फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।